आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आंसर राइटिंग के अंदर बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यूपीएससी एग्जाम है, राइट। और इसके अंदर आंसर राइटिंग जो है दैट इज व्हाट, कि इस आंसर राइटिंग के अंदर हमारे पास 150 से 200 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 150 से 200 वर्ड्स विल बी देयर, राइट। तो 150 से 200 वर्ड्स होते हैं, राइट, जिसमें आपको आंसर राइटिंग कंप्लीट करनी होती है आपको जीएस पेपर्स की, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर करना होता है काम, ठीक है। लिमिटेड स्पेस के, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आंसर राइटिंग का, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, राइट। सो लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको लिखना होता है, मतलब लिमिटेड स्पेस है और लिमिटेड टाइम है, मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर आप 70 से 8 मिनट तक स्पेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा, ठीक है, यूपीएससी के अंदर। अभी आपके पास टाइम लिमिट थोड़ा ज्यादा दिया था मैंने, बट यूपीएससी तक आते आते उसको 15 मिनट्स को अपन को 7 to 8 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड इन दिस एग्जामिनेशन देयर आर टू कंस्ट्रेंट, 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना है, प्लस लिमिटेड स्पेस इज देयर एंड लिमिटेड टाइम इज देयर, ठीक है। और आपको वन गो के अंदर ही आंसर लिखना है। ये देखिए बहुत प्रेशर क्रिएट कर देता है, मतलब आप काट नहीं सकते अपने आंसर को क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, समझ में आ रहा है। 1.5 जो पेज होगा वो आपको दिया जाएगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से लिखा हुआ। तो अगर आपका थोड़ा गलत हो गया तो आप काट के फिर वापस स्टार्ट, ये मतलब आपके पास वापस अपनी गलती सुधारने का कोई मौका नहीं दे रहा है यूपीएससी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह का पैटर्न आपको वहां पर मिलने वाला है, राइट। अच्छा, यूपीएससी जो आंसर राइटिंग फोकस करेगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं तुमको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, बट बिफोर दैट कि आई वांट टू लेट यू नो कि जो आंसर होता है वो 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, एक बॉडी पार्ट और एक कंक्लूजन पार्ट, है ना। ये अपन कहते हैं जनरल ये डायमेंशन रहता है, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं, सबको समझते हैं, और सबको समझ के हम अपने क्वेश्चन के बेसिस पे इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन क्या होता है ये हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से इंट्रोडक्शन देना है आपको, राइट। अब आंसर राइटिंग में आप दो तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन से हम ये समझे, ठीक है, क्वेश्चन से हम ये समझे, या फिर हम आंसर के अंदर आने वाले समय में आपको आंसर में क्या मिलेगा बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में, ये हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लिख नहीं रहे पूरा, सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि हम इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोडक्शन के अंदर दो ही अप्रोच होती है, ठीक है। एक तो ये है कि क्वेश्चन जो है उसको, अगर कोई क्वेश्चन जो है उसको हम आपको समझाते कि भाई इस क्वेश्चन से हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आंसर का अप्रोच क्या है, ठीक है, कि आंसर का अप्रोच ये अप्रोच हो सकता है कि आंसर जो लिखेंगे हम वो उसमें आपको क्या मिलेगा, बॉडी पार्ट में आपको क्या मिलेगा, कंक्लूजन में क्या मिलेगा, मतलब आगे चलकर आपको क्या मिलने वाला है, हमने अपने आंसर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको क्या मिलेगा, उसको बहुत ही हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर और बहुत ही पॉइंट एक तरह से सिर्फ सिर्फ कीवर्ड्स लिखकर आपको उसको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना होता है, ठीक है, ये समझे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं हर क्लास के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं, जयपुर से मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी मैंने 4 फेज में कंप्लीट करी। एक तो पहले यहां से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, और सी से डी पे गया, ठीक है। अब मुझे ऐसे कोई बोले कि राइट अबाउट योर जर्नी, ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि आपका जर्नी जो जयपुर से दिल्ली है उसके बारे में लिखें। तो मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा कि मैंने कौन सा पाथ लिया, कि पहले मैं यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, फिर बी से सी तक गया, और सी से डी तक करा। इंट्रोडक्शन में ये बताऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करी, इन 4 पार्ट्स के अंदर मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी। इसके बारे में लिखा नहीं मैंने इसके अंदर कुछ भी, है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं कि मैंने यहां पर गया तो मेरे साथ क्या हुआ, यहां पे करा तो मेरे साथ क्या हुआ, यहां पर गया तो क्या हुआ, यहाँ ये नहीं लिखा मैंने। सिर्फ ये लिखा जीरो से जयपुर से मैं पहले यहां पर गया, फिर यहां से तो बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, सी से डी पे गया, राइट। ऐसे लिखोगे आप इंट्रोडक्शन अपनी जर्नी का इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो। अब बॉडी पार्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जीरो से, जब जयपुर से जब ए तक गए जब आप, तो आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, कहाँ कहाँ आप रुके, किस तरह से आपने देखा, कहाँ खाना खाया, कहाँ पर आपने किस व्हीकल से गए, कैसे गए, राइट, ये सब चीजें, और क्या क्या बातें करी आपने रास्ते में, ये सब चीजें आप बॉडी पार्ट के अंदर लिखेंगे, ठीक है।
ए से बी में क्या हुआ ये सब आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे, बी से सी में क्या हुआ और सी से डी में क्या हुआ ये आप लिखेंगे। सही बात है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आप आंसर के अंदर क्या लिखने वाले हैं। एक तो अप्रोच ये होता है, एक दूसरा अप्रोच ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसको एक्सप्लेन करना है। कौन सा अप्रोच कब यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये बताएं ये क्लियर है क्या? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? एंड इस क्लास में कोई भी डाउट हो ना तो आपको पूछना जरूर है बच्चों। ऐसे डाउट लेके घर जाओगे, आंसर राइटिंग फिर गड़बड़ करोगे, फिर उसमें मेरी मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज ही तुमको सब कुछ समझा दूं जिससे नेक्स्ट पेपर के अंदर बिल्कुल फिल्टर कॉपी है। सर मारा दीप्ति, इज दिस क्लियर? दीप्ति, अभिषेक एंड अंकिता क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है सर। अब हम ये देखते हैं, देखो बहुत धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल चीजें बता रहे हैं वो, ठीक है? तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, धीरे धीरे समझना है। तो बॉडी पार्ट के अंदर हम यही करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि साहब हमारी जो जर्नी थी वो सुख में रही या फिर दुख में रही, है ना? ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है? तो ये एक अप्रोच हुआ, ठीक है? अब अगर मान लो इंट्रोडक्शन में बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी एग्जांपल समझ ले। इंट्रोडक्शन में अगर आपको मान लीजिए 4 पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? आप सिर्फ पहला पहला पार्ट लिख देंगे, सब सिर्फ पहला पार्ट लिख देंगे, 0 से 1 है। क्यों भाई? ए से बी, बी से सी, सी से डी ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है क्या? जैसे हम यहां पर आपसे पूछा हमने कि भाई, या फिर आप क्वेश्चन को गलत समझ जाएंगे, आप जयपुर से दिल्ली गिरेगा, आप जयपुर से बॉम्बे चल जाएंगे, है ना? तो क्वेश्चन में जो भी पूछा हो ना वो इंट्रोडक्शन में कम से कम होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऐसा है कि पूरे क्वेश्चन का है, समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन पूरे क्वेश्चन का होता है, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन एक पार्ट का है, सिर्फ एक पार्ट का इंट्रोडक्शन नहीं है। आप अपनी कॉपी में जब भी इंट्रोडक्शन देखें तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तुम अपनी कॉपी के इंट्रोडक्शन पढ़ो, उससे तुमको क्या आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बिना क्वेश्चन को ऊपर छुपा लो और इंट्रोडक्शन पढ़ो। तो अगर बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, कैसे लिखे सर, कौन सा इंट्रोडक्शन बेस्ट होगा? वो इंट्रोडक्शन बेस्ट होगा बच्चों जिसमें तुम 50 वर्ड में ऐसा कुछ लिख दो कि जिसमें तुम इंट्रोडक्शन पढ़ो और तुम क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। कि मान लो तुमको क्वेश्चन नहीं पता तो तुमको कोई भी लेमैन आदमी तुम्हारा इंट्रोडक्शन पढ़ के बता दे कि भाई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा। सारे पॉइंट्स आने चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अब आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जो पहला पैराग्राफ आप बनाते हैं, इसके अंदर मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने करा है कि सर इसके अंदर क्या है कि ऑप्शन जो पूरा क्वेश्चन है वो कवर नहीं करा गया। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि यूएसए का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इन फॉर्म ऑफ चाइना, है ना? यूएसए फेसिंग, पर दैट इज मोर चैलेंजिंग देन द अर्सवाइल सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन किसी किसी के इंट्रोडक्शन में ही, तो भाई उसको पढ़कर तुम कैसे जाओगे? तुम अपने इंट्रोडक्शन पढ़ो अभी पहले क्वेश्चन के, क्या उसके अंदर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमको क्वेश्चन अपने आप पता चल गया? बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर गलतियां करी है, ठीक है? ये अप्रोच, ये चीज बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन का नहीं होता, आपका इंट्रोडक्शन वो होता है जो आप चाहते हैं लिखना। पर यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछा उससे, तो क्वेश्चन के बेसिस पे प्लीज ट्राई टू राइट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ओनली, और कंप्लीट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखिए। आधा अधूरा का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आधा अधूरा नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये वाली अप्रोच तो समझ में आई, ये वाली अप्रोच कब लिखनी है? मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा हो, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया था इसके अंदर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का, तो उसमें आपको साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो टेक्निकल टर्म दे दे मान लीजिए कुछ, तो आपको उस टेक्निकल टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को कब एक्सप्लेन करना है? क्वेश्चन को तब एक्सप्लेन करना है जब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म दे रखा है। जैसे मान लीजिए वैसा कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय टू साइडेड स्ट्राइप? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है? साउथ चाइना सी की सी डिस्प्यूट की आपके पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है 2 पार्ट से लिख सकते हैं। देखिए कंक्लूड कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में लिख सकते हैं। एक तो यह है क्वेश्चन के बेसिस पे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा आंसर में क्या क्या लिखने वाला उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया आपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इंट्रोडक्शन में किसी को समस्या है बताएं? इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? पूरा क्वेश्चन उसके अंदर कवर होना चाहिए। अब ये जो जैसे आप अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक एक करके एग्जांपल ले लेंगे। इंट्रोडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर कि यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन फॉर्म ऑफ चाइना
दैट इज मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन का अपन ने जो पढ़ा है ना, उन सब चीजों को इसके अंदर डालना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि हमने बहुत कंटेंट वाइज हम बहुत स्ट्रांग है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट वाइज स्ट्रांग तो है पर सर डाले ही नहीं हम कंटेंट वाइज, तो किसी भी तरह से आपको डालना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, बार बार आंसर राइटिंग करोगे सीख जाओगे। तो उसमें सोवियत यूनियन के बारे में बोला है, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के बारे में बोला है, ठीक है, चाइना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रहा है, ठीक है, एक चैलेंज कर रहा है सोवियत यूनियन पर, ये सोवियत यूनियन से इसका चैलेंज जो है वो ज्यादा है, मच मोर चैलेंजिंग देन द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो अपन को कैसे आंसर लिखना होगा इसके अंदर कि ये भी आ जाए, ये सारा का सारा क्वेश्चन इसमें आ जाए। और इंट्रोडक्शन सबसे पहले सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभिषेक निगम, इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम पूरा एक पन्ना भर दो, 40 से 50 वर्ड से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, 40 से 50 वर्ड्स तक ही इंट्रोडक्शन लिखना है, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं जाना है कि तुमने पूरा का पूरा बॉडी पार्ट भी इंट्रोडक्शन में मिक्स कर दिया, ये गलत अप्रोच है। सर वो मतलब सेपरेट करने का तरीका नहीं पता था कि मतलब इंट्रोडक्शन को कहाँ से पहला चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड, अभी बताते हैं, है ना, तुम्हारा कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं था, तुम राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू मैं बताऊंगा उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ना। ठीक है सर। देखो कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन का, कि हम ऐसे लिखेंगे भाई, एक तो यूएसएसआर किसी जमाने में थ्रेट था, ये हमको पता चला इससे, है ना, यूएसए के लिए। दूसरा, अब वो थ्रेट नहीं रहा है, अब चाइना थ्रेट रहा है ना, ये लिखना है आपको। हम ये बता दें इसको कि भाई यूएसएसआर किसी टाइम पे थ्रेट था, ठीक है, अब थ्रेट चाइना रहा है और चाइना मोर पावरफुल है, ये अपन को बताना है। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा भी लिखा है, ठीक है, और तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं तुमको एक मतलब किस तरह से इसको आना चाहिए, एक आइडियल इंट्रोडक्शन क्या होगा, मैं लिखकर बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्लास के अंदर, इट कैन टेक 2 आवर्स, बट ये आपके लिए बहुत नेसेसरी, बिकॉज फर्स्ट अप है। तो देखो कैसे लिखोगे बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना इसको, कि आफ्टर, ऐसे लिखो, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कोल्ड वार एंडेड, कोल्ड वार एंड हो गया, एंडेड, एंड वर्ल्ड पावर, पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, अब वर्ल्ड की पावर इकोनॉमिक्स कैसे हो जाएगी, बाइपोलर से यूनिपोलर हो जाएगी। वर्ल्ड बाइपोलर और पावर इकोनॉमिक्स get changed from bipolar to unipolar, है ना, ये समझ में आ गया, बाइपोलर टू यूनिपोलर, मेकिंग यूएसए ओनली सुपर पावर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें समझो कि हमने, देखो सबसे पहले अपन को यूएसएसआर के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूएसएसआर पहले थ्रेट था, फिर चाइना बाद में थ्रेट हुआ है। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, हमने ये बता दिया, कोल्ड वार एंड हो गया और वर्ल्ड पावर इकोनॉमिक्स बाइपोलर से यूनिपोलर में चली गई और यूएसए सुपर पावर रह गया। मतलब यूएसएसआर पहले एक थ्रेट था, ठीक है, यूएसए के लिए। इस क्वेश्चन में इस लाइन से ये समझ में आ गया, यूएसएसआर पहले एक थ्रेट था यूएसए के लिए, पर कोल्ड वार के एंड होने के साथ वो थ्रेट खत्म हो गया। और हमने इसके अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड जैसे बाइपोलर से यूनिपोलर में चला गया, पावर इकोनॉमिक्स गेट चेंज, इस तरह की चीजें हमने इसके अंदर लिखी। इज दिस क्लियर? इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये अपन ने एक लाइन लिखी है, अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 20 वर्ड्स के आसपास होंगे, 20 वर्ड्स भी नहीं होंगे, राइट। अब हम देखेंगे इसके अंदर, बट अब ये लिखना है दूसरा वाला कि चाइना के बारे में लिखना है ना, तब जाकर ये क्वेश्चन पूरा होगा। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मतलब जयपुर से ए तक गए हमने, वही दिखाया, अब बी सी डी वाला भी दिखाना पड़ेगा, पर यह कहेंगे बट सिंस अब चाइना का अगर हम देखें, जो चाइना और वर्सेस यूएसए लास्ट डिकेड से है ना, लास्ट डिकेड से अगर हम देखें, लास्ट डिकेड अगर हम देखें, है ना, लास्ट डिकेड की भाई 2011-12 के अंदर स्टार्ट हुआ है यार, राइट। चाइना का जो इंटरफेरेंस, मतलब यूएसए ने चाइना को कब देखा होगा कि भाई ये मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, तो 2011-12 के आसपास ही देखा पड़ेगा। बट सिंस लास्ट डिकेड चाइना इज चैलेंजिंग, अब देखो यहां पर आप लिख सकते हो चाइना इज चैलेंजिंग, चाइना चैलेंज कर रहा है अथॉरिटी ऑफ यूएसए, ठीक है, यूएसए की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। यहां पे लिख दो एस्टेब्लिश्ड पावर। अब देखो किस तरह से आपको लिखना होता है, जो आपने पढ़ा है उसको लिखना है आपको, पर किस तरह से लिखना होगा, एस्टेब्लिश्ड पावर विच क्या लिखा है अपने, चाइना इज चैलेंजिंग अथॉरिटी ऑफ यूएसए एस्टेब्लिश्ड पावर विच ओपन पॉसिबिलिटी, अब ऐसे लिखो, विच ओपन पॉसिबिलिटी
opened possibility of new more challenging, है ना, more challenging cold war or more challenging cold war, right? ठीक है, अगेंस्ट कोल्ड वॉर अगेंस्ट यूएसए। समझ में आ रहा है? अब यहां पे लिख दो टू साइडेड ट्रैप। अब अगर ये इंट्रोडक्शन तुम पढ़ो, ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग मतलब पेन से लिख रहे सर, अगर इस इंट्रोडक्शन को पढ़ो तो क्या तुम क्वेश्चन पे जा पाओगे? आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कोल्ड वॉर एंडेड एंड वर्ल्ड पावर इकोनॉमिक्स गेट चेंज फ्रॉम बाइपोलर टू यूनिपोलर मेकिंग यूएसए ओनली सुपर पावर। तो मतलब पहले यूएस ये थ्रेट था, ये सब चीजें अपन को बदल, मतलब यूएसएसआर है क्वेश्चन के अंदर, आपको ये पता लगा, और यूएसएसआर और इसके अंदर, बट सिंस लास्ट डिकेड चाइना इज चैलेंजिंग अथॉरिटी ऑफ यूएसए एस्टैब्लिश पावर व्हिच ओपन पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू मोर चैलेंजिंग, मतलब चाइना मोर चैलेंजिंग है यूएसएसआर से, ये भी पता चल गया। यही तो क्वेश्चन है कि चाइना मोर चैलेंजिंग है यूएसएसआर से, और यहां पे आपने एक टेक्निकल टर्म भी डाल दिया, थुसाइडाइडस ट्रैप। आपकी नॉलेज को आपने बता दिया और उसकी डेफिनेशन को आपने इस तरह से लिख दिया जिससे कि वो क्वेश्चन से लिंक हो गई। यस, एनी डाउट इन दिस वन? प्लीज आस्क मी, एनीवन हैज एनी डाउट? अब आप सब अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ो। कालीन समझ में आ गया? कालीन, छत्रपति, अमन? हाँ सर। यस सर। यस सर। विशाखा को समझ में आया? विशाखा भट्ट? सर जैसे हमने अपने वाले इंट्रो में सर तो मतलब रशिया भी डिस्कस किया था, सोवियत यूनियन वाला भी, लेकिन जैसे कहाँ पे गलत किया सर कि मैंने शायद ये थोड़े टेप्स की पूरी डेफिनेशन को लिख दिया, ये शायद गलती मेरी है। एक सेकंड जस्ट अ सेकंड। देखो, एक तो तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा है ना, है ना सर? वो मैं जान ही नहीं पाया कि इंट्रोडक्शन को ब्रेक करना है, मतलब हाँ, वो दिक्कत अभी मेरी समझ में आ गया इंट्रोडक्शन को हाँ, कब अभी समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे क्या कंटेंट के अंदर, मैंने तुमको पहले बोला था कंटेंट के अंदर दिक्कत नहीं है, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा जा रहा है। अब ये जो एक पैराग्राफ में लिखा है ना तुमने, ये पूरा एक पैराग्राफ के अंदर देखो यहां से कि तो मैंने सर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक, फ्रॉम द टाइम ऑफ। जस्ट अ सेकंड अभिषेक, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। यहाँ पे देखिए, यूरोपियन कंट्रीज आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग, ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में नहीं लिखनी थी, समझ में आ रहा है ना? अब ये जो आपने लिखा है, इससे पहले का जो है ना, व्हेन एग्जिस्टिंग पावर सुपर पावर फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम रेजिंग, यहां तक आपको इंट्रोडक्शन खत्म कर देना चाहिए था आपका, बट इसके अंदर एक तो आपको ये भी लिखना है, हाँ बिल्कुल सही है, इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म कर देना चाहिए था अभिषेक निगम। इसके बाद आप बॉडी पार्ट में लिखे, बॉडी पार्ट में कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताऊं। तुम्हारे हर क्वेश्चन में ना अभिषेक यही गलती है कि तुम इंट्रोडक्शन को खत्म नहीं कर पा रहे हो, आप उसके आगे फिर और चीजें लिख दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। समझ में आया? जी सर। अब इसके अंदर यस कालिन प्लीज, कालिन सर जैसे आपने ना कमेंट लिखा है मेरे उसके अंदर, डेफिनेशन का कमेंट लिखा है तुमको, है ना? क्या सर? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की डेफिनेशन क्या है ये लिखो। हाँ हाँ है ना सर। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, देखो एक दूसरा अप्रोच हो, क्योंकि तुमने ये तो टर्म की तरह डिफाइन करना है या फिर मतलब कि एक एक्सप्लेन सेकंड करना में बताता हूं, एक सेकंड, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर देखो, ये तुमने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है कि देयर आर मेनी रीजंस फॉर चाइना इज मोर चैलेंजिंग द यू, वन ऑफ देम इज द इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर, आल्सो द रीच चाइना हैज इन द ग्लोबलाइज्ड मेक इट मोर डेंजरस। ठीक है, ये तुमने वैसा लिखा है जिसमें आंसर बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं, है ना? कि आंसर में आगे चलकर सर ये सब चीजें मिलेंगी आपको, इकोनॉमिक फैक्टर मिल जाएगा, ये टेक्निकल फैक्टर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब, अब जैसे ये डेफिनेशन है टू-साइडेड ट्रैप के थ्रू अपन ने बताया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या होता है, कि जब एक उसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रही है, अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब कि अब इसमें एक आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ये होता है, और फिर उसके अंदर करें अपन ने क्या करा, इस इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन उसके अंदर लिख दी, टू-साइडेड ट्रैप के थ्रू लिख दी काले। ओके सर, है ना? ठीक है सर। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का असली मीनिंग क्या होता है कि भाई जो आज एक एस्टेब्लिश पावर है उसको हटाकर आप आ रहे हैं, तो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा है। मार के आ रहे हैं ऐसे नहीं कि इकोनॉमिक में सुपर पावर बन गए, ठीक है, इस तरह से इसको हटा दिया, इसको चीज को हटा के अपन आगे आके बैठ गए। जैसे कोई डॉन है, डॉन का नीचे वाला जो था वो हटाकर उसको उसके ऊपर बैठ गया, राइट?
ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ऐसे नहीं कि खत्म ही कर दो, मार ही दो। फिजिकल प्रेजेंस रहते हुए भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिया जा सकता है, ठीक है कालिन? ओके सर। यस दीप्ति वांट टू आस्क समथिंग? दीप्ति सर आंसर कॉपी चेक कर लिए थे क्या? मेरा भेजे नहीं शायद। हाँ तुम्हारी रह गई है दीप्ति, है ना, 4 या 5 स्टूडेंट्स की रह गई है, ठीक है, वो शाम तक भेज दूंगा मैं ना। ओके, मतलब चेक कर लिए ना? नहीं करा अभी, ठीक है, चेक कर लिया होता तो मैं भेज देता, अभी नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा रह गया, मैं क्योंकि रात से लगा हुआ हूँ, बट क्योंकि अभी क्योंकि बहुत ओके सारा ओके इसके क्योंकि अंदर मैंने expert मानो, हाँ। ओके ओके हाँ, क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग लिखा था। अभी आपके पास है क्या कॉपी? अभी तो नहीं होगी, मैं तुमको पर्सनली बात कर लूंगा, ओके हाँ हाँ, ठीक है पर्सनली ठीक तुमसे है बात कर लूंगा, राइट? ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर है? सर कहाँ सेंड करोगे, क्या चीज? कॉपी पर्सनल ग्रुप पे, पर्सनल दे दिए मैंने सबको, है ना, तुम्हारी भी रह गई है ना, पर्सनल दे दी, राइट? हाँ सर, और एक चीज, एक ग्रुप बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल, वो आंसर बना देंगे, वो बना देंगे, अलग ग्रुप सा, बना, नहीं तो एकदम हाँ मुच हो बिल्कुल जाता है। एक ग्रुप बना देंगे जिसमें सबकी कॉपीज भी सेंड कर देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट से तुम ही कॉपीज तुम लोग सेंड कर देना मेरे को उसी ग्रुप पे, ठीक ठीक है है? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? एनीबॉडी? यस कालिन प्लीज। सर जैसे आपने बताया ना कि मतलब दो तरीके के अप्रोच होते हैं, तो आंसर बेस्ड अप्रोच होता है और जैसे कोई डेफिनेशन वगैरह है, फिर सिचुएशन को हाँ अपन समझा रहे हैं, तो हाँ, सर मतलब बेटर अगर देखा जाए, जैसे अब मेरे को इसमें क्या आंसर बेस्ड अप्रोच ही ज्यादातर मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को क्या आंसर होता है। बेस्ड अप्रोच तुम कर सकते हो उसके अंदर, बट इसमें देखो अब 3-4 चीजें तुमने डाली नहीं जो अपन ने पढ़ा होता है, जैसे हाँ सुसाइडेड स्ट्रैप नहीं डल पाया इसमें, फिर आंसर बेस्ड यस अप्रोच, सर। है ना? अब ये चीज नहीं डल पाया कि पहले कोल्ड वार था, फिर कोल्ड वार को खत्म करके हम इसके ऊपर आए, वो सर चीजें मतलब नहीं मुझे ये पूछना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में अपन जज करें कि यहाँ पे इसमें ये बेटर अप्रोच रहेगा, मतलब क्वेश्चन को मतलब किस बेसिस पे जज करें। हाँ वही मैंने बताया ना आपको, देखो इसमें तुमने जो अप्रोच अपनाया ना, ठीक है, उसको अगर तुम देखोगे, क्योंकि थोड़ी हिस्टोरिकल डायमेंशन में जा रहा है कि पहले यूएसएसआर था, फिर उसको हटाकर चाइना आया, तो वो चीजें तो बताना पड़ेगा तुम्हें कि यूएसएसआर कैसे हटा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, है ना? यस सर। वो तो बताना पड़ेगा कि बाइपोलर वर्ल्ड था, फिर चाइना का थ्रेट खत्म हुआ, उसका यूएसएसआर का थ्रेट खत्म हुआ, फिर आप किसके पास चले गए, फिर आप जो चाइना का थ्रेट स्टार्ट हो गया, राइट, लास्ट डिकेड से, फिर उनके बीच में अब संभावना है कि पॉसिबिलिटी, अभी तक हम ये नहीं बोल रहे होंगे कि कोल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा या फिर न्यू चैलेंजिंग यस कोल्ड, सर। मोर चैलेंजिंग कोल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, तुम एक हिस्टोरिकल, तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पीछे से लेकर आ रहा है अपन, है ना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसके अंदर, कोल्ड वार के ओके बारे में सर। थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ये सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, तो दैट विल मेक ए बेटर आंसर। कालिन ओके सर। गॉट इट? यस सर। यस विशाखा प्लीज। सर एक बार मेरा भी इंट्रोडक्शन आप बता देते, क्योंकि मैंने ये इंक्लूड किए हैं पॉइंट्स और मैंने थोड़े अलग तरीके से कर दिए थे। ठीक से लिख लेते, तुम्हारा बहुत अच्छा अप्रोच था, इसमें लिखा भी हुआ है गुड अप्रोच, है ना? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा अप्रोच था, इसमें मैंने लिखा भी है गुड अप्रोच। नहीं सर, जैसे आपने ये चीज एक्सप्लेन करी ना, एक समरी में इंट्रोडक्शन दे दिया, हाँ हाँ, तो मैं मतलब और मतलब क्या कर सकती देखो थी? जो बाकी वो लोग, जो लोग हैं ना, उनसे अच्छा आपने लिखा है कि आप, इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इन्वर्टेड कॉमा में सुसाइडल स्टेप की डेफिनेशन लिख दी, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में सुसाइडल स्टेप की डेफिनेशन लिख के यहाँ पे लिख दिया सुसाइडल, ठीक है, उन्होंने इस तरह से बोला, राइट? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉलिसी जो है उनकी, इन्होंने इस तरह से बताया कि पॉलिसी पहले मॉन्रो डॉक्ट्रिन वाली थी, फिर हेजेमनी क्रिएट हुई, उसके उसके बाद फिर उन्होंने विल्सन डॉक्ट्रिन की तरफ गए, ये सब मतलब इररिलेवेंट है विशाखा, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द सोवियत यूनियन, है ना, कि सोवियत यूनियन के साथ पहले चैलेंज था, फिर उसको हटाकर अपने आए, वो और पीछे चले गए तुम, समझ में आ रहा विशाखा? यस सर। है ना, बस वही चीज है उसके अंदर, और तो सब ठीक है इसके अंदर क्वेश्चन। सर जैसे आंसर राइटिंग में, हेलो हाँ वैशाली, सर, जैसे आंसर राइटिंग में लैंग्वेज का भी स्टैंडर्ड होता है कि लाइक कैसे लिखना है आंसर राइटिंग में ना तुम्हारा कॉपी में दिक्कत यह है कि तुम जो लिख रहे हो ना, वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो तुम लिखना चाह रहे हो और जो सामने वाला समझ रहा है उसके समझने में प्रॉब्लम है, आपको बहुत शॉर्ट और स्वीट लिखना है आंसर राइटिंग के अंदर। पहले सुनो एक बार, रुकना, एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई फ्लॉवरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, समझ में आ रहा है, कोई नोवेल की टाइप की लैंग्वेज नहीं लिखनी कि हार्ड हार्ड, कोई ये अंकिता की कॉपी में भी यही दिक्कत है,
समझाना है बहुत लूसिड लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अगर मान लो आपको जो सेवा करनी है वो किसकी करनी है, सिविल सर्वेंट को। अंबानी के घर जाके थोड़ा ना सेवा करोगे, आपको कॉमन लोगों को बताना है कि कॉमन लोगों तक किस तरह से क्या हो जाए, आपकी बात करने में हो जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट कि लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना है। लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको कोई वहां पर आंसर राइटिंग का कंपटीशन नहीं हो रहा, मतलब वो कंपटीशन नहीं हो रहा कि इंग्लिश लिटरेचर का। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है? क्योंकि Yes. वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर, ठीक है, और वो बोलता था यार प्रीलिम्स हमेशा क्लियर हो जाता है, मेंस में दिक्कत आती है ना। तो मैं, मेरा पहले से अप्रोच ऐसे ही था, डिस्कशन करके पढ़ता था। तो मैंने उसके आंसर देखे, मतलब उसने कहा मेंस में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं उसके। मैंने उसका एक आंसर, मैंने कहा इस पे आंसर लिख, तो उसका आंसर देखा तो उसके आंसर के अंदर इतनी भयंकर इंग्लिश लिखी हुई थी कि फ्रस्ट्रेशन आ रहा था उसके आंसर पढ़कर। समझ में आ रहा है? लिख रहा था वो सब कुछ, पर ऐसे लैंग्वेज में लिख रहा था कि सामने वाला तू समझ के बता दे मेरे को। कभी कभार ये भी दिक्कत हो जाती है। वैशाली ने बहुत सही अभी मेरे को याद दिला दिया ये चीज, है ना। अंकिता की कॉपी में भी यही दिक्कत है, ठीक है वैशाली? Okay, sir, I'll take care. हाँ, थोड़ा Yes. सा ना लूसिड लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको लेमन लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश लिख दी और फिर सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, है ना। कालीन बहुत अच्छे आंसर राइटिंग करते हैं, कालीन की कॉपी मैं भेज भी दूंगा, ठीक है, उसकी चैट कॉपी, ठीक है, काफी अच्छी आंसर राइटिंग उन्होंने करा है, राइट। वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं क्योंकि, है ना। तो अनअकैडमी पे भी करते थे, उससे पहले भी फिलोसफी के भी स्टूडेंट हैं, फिर उससे पहले, ठीक है। तो इस तरह से तो ये समझ में आ गया, विजन के भी स्टूडेंट है, ये विजन के अंदर भी थे, राइट। तो आंसर राइटिंग इनकी है, वहां पे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया होगा, यहाँ पर भी कर लिया, फिर फिलोसफी, तो उस वो एक रिदम बन गया यहाँ तक आकर। पर जल्दी से ग्रैब करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि तो चीज बता रहे हैं, हाँ भाई ये गलती हो गई, अगली बार से ये गलती नहीं करनी। यस अभिषेक। सर अगर जैसे जहाँ पे आप बता रहे हैं कि अगर हम इंट्रोडक्शन को रोक के और वहां से पैरा चेंज कर देते, तो मेरा इंट्रोडक्शन सही था फिर, हाँ, मतलब जो लिखा था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, वो देख ही रहे हो तुम, इसके अंदर समझ में आ गया होगा हाँ तुमको। हाँ, वो तो है सर। सर पहली बार लिखा था खुद ही आंसर। कोई बात नहीं भाई, पहली बार ही लिख रहे हो, गलती करो जितना करना है, ये तो हम बोल रहे थे। जल्दी हाँ। गलती करो जितना करना है, दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। कि आपको जितनी गलतियां आप अभी कर दोगे ना, उतनी गलतियां आपकी कॉप चेक हो जाएंगी, ठीक है, उतनी गलतियां आपको सही हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। पर ये ध्यान रखना, अगली बार कोई गलती नहीं करेगा। अब इसको डिटेल में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार गलती करने बैठे। तो इज दिस क्लियर? इंट्रोडक्शन इज क्लियर, कैसे लिख रहे हैं अपन? तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन का बात करा है कि इंट्रोडक्शन हमको कैसे लिखना चाहिए, राइट। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक ये इशू हो जाता है कि सर राइटिंग का कितना फैक्टर इन्वॉल्व रहता है ना। तो देखिए राइटिंग का ज्यादा, अगर आपकी ज्यादा खराब राइटिंग हो, जैसे अभिषेक, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, बट राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप पॉइंट्स में लिखना सीखें। हाँ सर, मेरी तो बहुत, मैंने खुला आपसे इसलिए खुला, पहले ही पूछा था एक बार कि सर राइटिंग का कितना हाँ, इफेक्ट। खुला खुला लिखने की सोचें कि थोड़ा सा गैप दें। कई बच्चे होते हैं एक ही वर्ड के अंदर ही दूसरा वर्ड घुसा देते हैं, थोड़ा सा गैप दें, है ना। हाँ, अब चलो बॉडी पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि बॉडी पार्ट क्या है। मेरे को जो याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछते रहना। देखिए बॉडी पार्ट है ना, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बॉडी पार्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास कंटेंट है। इफ यू लैक्स कंटेंट ना, अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है ना, तो यू कैन नॉट राइट द बॉडी पार्ट। इंट्रोडक्शन में तो बेवकूफ बना के निकल सकते हो, पर बॉडी पार्ट के अंदर तुम्हारा ये चेक हो जाएगा। और बॉडी पार्ट ही एक ऐसी चीज है जो हमको इनोवेशन करने के ऊपर, हम इनोवेशन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन के अंदर इनोवेशन नहीं कर सकते, वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच 50 से 60 वर्ड्स का अपन को लिखना है और एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है इंट्रोडक्शन। पर बॉडी पार्ट के अंदर वी कैन राइट इन द पॉइंट्स, ठीक है, वी कैन राइट इन द फ्लो चार्ट, वी कैन ड्रॉ मैप्स, हम मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मैप ड्रा कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, हाँ। दिस विल मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। देखो इतना कोई आपके पास इतना सारा टाइम नहीं रहता कि आप पूरा का पूरा उसको लिखो, है ना। इतना टाइम तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, आपको पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। कि पैराग्राफ में लिखो इतना टाइम नहीं मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन तो थोड़ा चलो ऐसा है कि इसके अंदर तो थोड़ा लिखना पड़ जाएगा आपको, बट और क्वेश्चंस देखेंगे तो पॉइंट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है बॉडी पार्ट जो होगा वो पॉइंट्स के अंदर लिखना होगा। और ये सिर्फ हम जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ में थोड़ा ट्रेडिशनल चल जाता है और ऑप्शनल के अंदर थोड़ा ट्रेडिशनल चल जाता है। अगर ऑप्शनल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग अप्रोच रह जाता है, राइट। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इनोवेशन करना है बॉडी पार्ट के अंदर। पॉइंट्स, ये बॉडी पार्ट ही है जो आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएगा। कि गुड प्रेजेंटेशन जो लिखते हैं ना, वो बॉडी पार्ट के कारण ही लिखते हैं। ये बॉडी पार्ट ही है जिसके अंदर आप इनोवेशन कर सकते हैं।
ये बॉडी पार्ट ही है जो कि आपका रीडेबल फॉर्मेट के अंदर बनाएगा क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है कंटेंट। क्या कंटेंट है आपके पास, है ना। इसके अंदर लिखने पड़ते हैं भैया अच्छे अच्छे लाइंस, ठीक है। ये आपका जो होगा ना बॉडी पार्ट, आपका जो आंसर को औरों से डिफरेंट करेगा। बॉडी पार्ट आपके आंसर को औरों से डिफरेंट करेगा। तो इसमें पॉइंट्स लिखो, फ्लो चार्ट लिखो, डायग्राम बनाओ, मैप्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कुछ ना कुछ बनाकर आओ। जैसे चाइना वाला था, उसके अंदर 9 डैश लाइन वाला कॉन्सेप्ट था, तो 9 डैश लाइन बनाकर आपको देखना था, दिखाना था। समझ में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट, कुछ ना कुछ मैप्स, डायग्राम। नहीं तो फिर आप ही सोचो कि एक कॉपी है जिसमें बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय ऐसे लिखा हुआ, और एक है पॉइंट्स बनाकर लिखा हुआ है। तो रीडेबल फॉर्मेट इसका ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना भाई। सामने वाले की लाइफ को इजी करना है तुम्हें। आप सोच के देखो कि एक बहुत ओल्ड पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, जिसको घर में बहुत टेंशनें होंगी, उसके दिमाग में बहुत टेंशन होगी, पूरी दुनिया से विरक्त, वो आपकी कॉपी लेकर बैठा है। और कॉपी चेक करना इज मोस्ट बोरिंग जॉब, बहुत बोरिंग जॉब होता है। समझ में आ रहा है। अगर ढंग से कॉपी कर रहे हो, उड़ा रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है और उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही, माथा उसका वैसे ही खराब है, ठीक है, घर में कोई उसकी सुनता नहीं है, राइट। और फिर तुम उसको कह दो कि साहब इसको पढ़ो और इससे अपना दिमाग खपाओ, तो वो अच्छा नहीं। और एक कॉपी इसको दिख रही है जिसके अंदर उसकी लाइफ थोड़ी इजी लग रही है उसको, है ना, थोड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़कर भी, आंसर पढ़कर थोड़ा मजा आ रहा है, तो वो फिर उसका क्या होता है, उसके अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो समझो प्रेजेंटेशन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ट्राई टू यूज इनोवेटिव अप्रोचेस। फ्लो चार्ट बना दिया जल्दी से, ठीक है, या फिर पॉइंट्स में लिख दिया, डायग्राम बना दिया। 9 साउथ चाइना सी डिस्प्यूट आपको समझाना है तो आपके पास जगह नहीं है, प्लस आपके पास ये भी है कि टाइम नहीं है, तो जल्दी से 9 डैश लाइन वाला कॉन्सेप्ट बना दिया इसके अंदर, और फिर ये बोल दिया फिलिप, उसके अंदर ही समझा दिया सब कुछ, है ना। ऊपर लिख दिया कि चाइना क्लेम कर रहा है टेरिटोरियल बाउंड्रीज को, इस 9 डैश लाइन वाली बाउंड्री को, फिलीपींस और वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, ये सब चीजें अपोज कर रहे हैं उसका, बस। फिर आगे उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीज लिख दिया। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज बार बार आंसर लिखोगे तब इसके अंदर आए। कई लोग हैं वो समझ चुके हैं, ठीक है, कई लोगों ने लिखा है इस तरह से पॉइंट्स के अंदर लिखा है, कई लोगों ने, बट कई लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अब बॉडी पार्ट कैसे होगा, इस क्वेश्चन का बॉडी पार्ट कैसे होगा, ये अपन देखें कि अपन ने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपन ने लिख दिया कि किस तरह से अपन ने कि ये पूरा का पूरा समझा दिया कि इसको, और टू साइडेड स्ट्रैप भी उसके अंदर लिख दिया, राइट। तो हमारा ये हो गया कि साहब हमने पढ़ा था टू साइडेड स्ट्रैप, तो वो काम में आ गया। अब क्या होगा, अब आपको इसका अप्रोच लिखना है। अब देखो जो कॉमन मिस्टेक करी है वो सिर्फ आप चाइना के ऊपर फोकस कर गए। क्यों भाई, यूएसएसआर कहाँ गया, यहाँ पे पूछा गया ना कि सोवियत के से कंपेयर करके बताओ, किसी ने भी कंपेयर नहीं करा है। सबके एक ही, मैंने क्या करा, एक पेपर पे कमेंट लिखा और उसको ही सबको दे दिया, क्योंकि सबके में वही कमेंट था, ठीक है, कि भाई आपने सोवियत यूनियन से क्या करा है, सोवियत यूनियन से कंपेयर ही नहीं करा है उसको। सबकी कॉपी में देखता था, हाँ भाई इसके अंदर ये चीज है, तो वही चीज सबकी कॉपी के अंदर बन दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन वाला चीज ही नहीं देख रहे तुम लोग, सिर्फ चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं, चाइना ये चाइना वो। अरे भाई कंपेयर करना है ना इससे, कि चैलेंजिंग कैसे, ये बताना है ना हमको, ये थोड़ा ना बताया चाइना इज चैलेंजिंग, हमको ये बताना है किससे कंपेयर करके बताओ कि किस तरह से ये होगा। सर इसमें एक पॉइंट जो ये लिखा था कि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं अभी है मेरे को पूरा यूएसए। एक बार बोल लेने दो, है ना, बॉडी पार्ट में बता दूं एक बार, फिर तुम उसके अंदर देख लेना, है ना। अभी तो स्टार्ट ही करा है, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ तुमको कि सोवियत यूनियन वाला एंगल, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा था, तो आपको इसके अंदर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे बॉडी पार्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन में आप लिख चुके हैं भाई यूएसएसआर से मोर चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट के अंदर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि एक जनरल पॉइंट है ना, जो पैराग्राफ के अंदर नहीं लिख के एक बॉडी पार्ट को स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि चाइना जो है, क्योंकि चाइना का माइंडसेट बता सकते हैं, फिर अपन कंपेयर कर लेंगे। चाइना इज ए रिविजनिस्ट स्टेट, आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, रिविजनिस्ट स्टेट, कि चाइना एक रिविजनिस्ट स्टेट है, ठीक है। एंड बिलीव दैट, कि चाइना की दिक्कत क्या है भाई, चाइना की दिक्कत ये नहीं इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, वो तो भारत भी कर रहा है, ठीक है। चाइना का दिक्कत ये नहीं मिलिट्री वाइज ग्रो कर रहा है, चाइना का दिक्कत ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, चाइना का दिक्कत ये है उसका नेचर खराब है। वो बेसिक डायमेंशन आपको लिखने पड़ेगा कि चाइना एक रिविजनिस्ट स्टेट है। रिविजनिस्ट स्टेट मतलब रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर का। अगर मान लो कोई ऐसा कंट्री होता जो डेवलप कर रहा है तो कर रहा होता, पर रिवीजन नहीं चाहता तो ठीक था, वो अपनी जगह, वो चैलेंज कर ही नहीं रहा उस अथॉरिटी को। चैलेंज कैसे कर रहा है कि चाइना इज ए रिविजनिस्ट स्टेट, कि तेरे को हटा के मैं बैठूंगा,
वर्ल्ड ऑर्डर में तू बैठा हुआ है, तेरे को हटा के मैं बैठूंगा, रिविजनिस्ट स्टेट एंड बिलीव दैट। अब देखो कैसे अपन है ना बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इसके अंदर, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको, बिलीव दैट इट इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन, इट इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, है ना, कि चाइना बिलीव करता है ग्रेट सिविलाइजेशन एंड आइडियली चाइना शुड रूल द आइडियली चाइना शुड रूल द वर्ल्ड। ये दिक्कत है चाइना का, चाइना शुड रूल द वर्ल्ड, इसलिए चैलेंज कर रहा है रूल वर्ल्ड ऑर्डर, है ना, वर्ल्ड लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये क्या लिखूं मैं ब्रैकेट में, बताओ, मिडिल Middle किंगडम Kingdom. मिडिल किंगडम। ये भी एक टेक्निकल टर्म आ गया कि चाइना इज रिविजिटेड एंड बिलीव दैट इट इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड एंड आइडियली चाइना शुड रूल द वर्ल्ड। ये दिक्कत है चाइना की। सो चाइना वांट टू एंड द यूएसए डोमिनेशन, ये लिख दो, सो चाइना वांट टू एंड यूएसए डोमिनेशन। यहां पे कंफ्लिक्ट मारा है साहब, ठीक है। आप अगले पॉइंट में आपने ऐसे लिख दिया। अब आप बता सकते हैं कि हाउ चाइना इज मोर चैलेंजिंग देन यूएसएसआर, ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से, है ना, पॉइंट बना के लिख सकते हैं, हाउ चाइना इज मोर एक अलग से हेडिंग दे सकते हैं, चाइना इज मोर चैलेंजिंग देन अर्स्टवाइल यूएसएसआर। अर्स्टवाइल का मतलब पहले वाला, अब तो है नहीं यूएसएसआर, है ना, अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो देखो ये लिखोगे इसके अंदर, अब कंपेयर करके लिख रहे हैं कि यूएसएसआर एंड यूएसए क्या दिक्कत है, वर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, ये दोनों इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं थे। समझ में आ रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है। तो यूएसए क्या कर सकता है, यूएसएसआर को खत्म कर सकता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट चाइना जो है और चाइना और यूएसए जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, इसलिए मोर चैलेंजिंग है। भाई तेरे को मार भी तो नहीं सकते, तो हमारा दुश्मन है। कई ऐसे दुश्मन होते हैं ना जिसको आप मार भी नहीं सकते, दुश्मन है पर तेरे को मार भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट। तो आप लिखेंगे कि भाई देखो यूएसएसआर के केस में क्या था, चाइना इज नॉट, यूएसए वाज नॉट इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट, राइट। USA and USSR were not economically interdependent or economically dependent with each other, है ना, with each other। ये पॉइंट्स में लिख रहे हो आप, है ना, पैराग्राफ में नहीं लिख रहे। बट चाइना का अगर हम देखें, बट चाइनाज इकोनॉमिक राइज मॉडल जो है चाइना का, वो इस तरह से कि उसने होल वर्ल्ड को डिपेंडेंट बना दिया फॉर इट्स सप्लाई चेन। बट चाइनाज इकोनॉमिक राइज मॉडल is such that, है ना, is such that whole world including USA will become dependent on China for सप्लाई चेन, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कालिन ने कुछ पॉइंट लिख दिए कि सर एक यूएसए की जो कंपनीज के नाम भी लिख दिए, ये डेटा डिपेंडेंट, वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। बट ये भी आपका, क्योंकि उस अपन को वर्ड्स लिमिट देखनी है, तो ये भी आपका इसके अंदर परफेक्ट है ना, अपन ने ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एनी मूव अगेंस्ट चाइना, है ना, इसका मतलब कुछ भी अगर आप चाइना के अगेंस्ट करेंगे, एनी मूव अगेंस्ट चाइना विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, विल इफेक्ट और विल इंपैक्ट होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। समझ में आ गया क्यों चलेंगे, ये समझ में आया। एनी मूव अगेंस्ट चाइना विल इम्पैक्ट और विल इफेक्ट होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। इसलिए हम नहीं कर सकते भाई, यूएसएसआर को तो मार दे यूएसएसआर के पेट में चाकू घुसा देते, बट यहां पर ऐसे नहीं कर सकते। अब अभिषेक निगम, तुमको आंसर मिल गया क्वेश्चन का जो तुम पूछ रहे थे अभी? हाँ सर, ये है ना। अभी इसलिए ना थोड़ा पहले सुन लो, फिर सब कुछ हो जाएगा क्लियर, है ना। तो पहला पॉइंट अपन को क्लियर है कि यूएसए और यूएसएसआर में से ये इसलिए किस तरह से इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, प्लीज आस्क। जो पॉइंट हमने लिखा था उसमें मतलब बेसिक क्या गलत है सर, एक बार थोड़ा सा वो जरूर बता दीजिए। एक सेकंड अभिषेक।
हाँ, एक तो पैराग्राफ चेन लिख रखा है मैंने, चेन पैराग्राफ करो। हाँ, वो तो क्या गलत था। इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन द चाइना स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग व्हाइल ऑन द अदर हैंड यूएसए वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग ऑन यूएसएसआर। सही तो है, तो इसमें मैंने कहाँ लिखा है कि गलत है? नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे हाँ कि बिल्कुल इसमें ठीक, मतलब ठीक मैं है, वो। ये पॉइंट ठीक है, वही पॉइंट लिखा है आपने भी, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया बस, हाँ यही चीज, मतलब थोड़ा ये सा फॉर्मेट 19-20 का ठीक था फर्क कि है। नहीं सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज ये है कि दूसरा और क्या लिख सकते हैं कि हमको पता है कि यूएसएसआर जो था ना, उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, ठीक है, उसने अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करा था, राइट। बट चाइना ने इकोनॉमिकली डेवलप करके फिर आया था। वो डियोजिंग प्रिंसिपल ने कहा था पहले डेवलप कर भाई इकोनॉमिकली, फिर तू करना, ठीक है। तो आप यह लिख सकते हैं कि यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर अगर हम देखें, और यूएसएसआर ने अब एक गलती ये करी थी, यूएसएसआर ने फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से यूएसएसआर बना था, वो यूएसए से कन्फ्लिक्ट में आ गया था। चाइना आया था क्या? नहीं आया था। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में तो चाइना को समझता है मेरा छोटा बच्चा है, चल डेवलप कर ले, इस तरह से चाइना ने यूएसए को यूज करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। बट वो तो स्टार्टिंग से आ गया। तो आप ये लिख सकते हैं यूएसएसआर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो यूएसए पहले से हो गया ना, पहले से समझ गया कि भाई ये मेरे को मारेगा, ये मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूं। तो यूएसएसआर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के वेरी बिगिनिंग से ट्राई टू डोमिनेट द वर्ल्ड, ठीक है, ट्राई टू डोमिनेट और फाइट, मतलब ओपनली ट्राइड टू चैलेंज और चैलेंज व्हाट, चैलेंज यूएसए अथॉरिटी। बट, है ना, बट अब देखिए इनमें कंट्रास्ट देखो, चाइना की अप्रोच क्या है। बट चाइना फॉलो जियोपिंग प्रिंसिपल्स, है ना, ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर में से आएगा सब कुछ। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा लप्पूजाप क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स पढ़ के आप किसी बुकलेट के अंदर से वहां पे लिख कर आ जाओगे, नहीं, ये चीजें आएंगी उसके अंदर, और ये नहीं लिखोगे तो ना आंसर नहीं देगा। यूजिंग प्रिंसिपल एंड एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ साइमल्टेनियसली समझ में आ रहा है? जबकि यूएसएसआर इसमें नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए चाइना दोनों इकोनॉमिक डायमेंशन डेवलप कर दिया, मिलिट्री डायमेंशन। पर आप देखेंगे यूएसएसआर वाज ए आइडियोलॉजी के अंदर अगर हम डिफरेंस करें तो यूएसएसआर वाज ए सोशलिस्ट कंट्री, और उसकी आइडियोलॉजी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आइडियोलॉजी जो है उसके अंदर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर आइडियोलॉजी के अंदर? कि वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट की तरह नहीं सोच रहा, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो देने के बाद अपने लोगों को वो फ्री में देगा बहुत सारी चीजें, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, पर कुछ प्रोडक्शन करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा उसको। पर चाइना का जो माइंडसेट है वो क्या है, चाइना का अपना खुद का एक मॉडल है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, जिसको वो प्यार से कम्युनिज्म बोलता है, उसका अलग तरह का मॉडल, ठीक है। पर आप यहाँ पर ये देखिए USSR from very beginning of the Cold War openly tried to challenge the authority of China, of USA, but China focused on the Jiuping principle and established itself first economically और militarily उसने silently develop करा। That's why it is more dangerous, ठीक है, ये more dangerous बन गया उसके अंदर, तो इसको चैलेंज करना दिक्कत आ जाएगा USA को। Is this clear? Second point is clear? अभिषेक clear है second point? यस सर। वैशाली क्लियर है? वैशाली, अंकिता, विशाखा? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो दूसरा पॉइंट भी अपन ने, अब हमने देखो, अब कई बच्चे हैं जिसने ना सिर्फ चाइना के बारे में लिखा है, ठीक है, आप सब समझ रहे होंगे किस किस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी ऐसे अप्रोच ऐसा नहीं रख रहा कि क्रिटिसाइज करूँ बच्चे को पर्टिकुलर, ठीक है, बट आप लोग समझ जाओ कि चाइना के बारे में क्यों लिखा है, बस सिर्फ ये सोच कर देखो तुमने कि सिर्फ चाइना के बारे में कंपेयर ही नहीं करा यूएसएसआर से। कमेंट पड़ा है एक तुम्हारे ऊपर कि भाई जो एक बहुत जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का बेस ही ये है, आप वही नहीं लिख रहे हैं, समझ कर देखो, क्वेश्चन का बेस जो है वही नहीं लिख रहे हैं आप, कितनी गलत बात है। क्वेश्चन पूछा कुछ और गया, तुम ऐसे थोड़ा ना बोल रहे हैं कि भाई चाइना का थोड़ा ना पूछा है, यूएसएसआर भी दे रखा है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है उसमें यूएसएसआर का। तो इस तरह से तीसरा आप ऐसे लिख सकते हैं, चाइना अनलाइक यूएसएसआर, कि यूएसएसआर जो कि वार अप्रोच रखता है या फिर मिलिट्री बेस्ड अप्रोच रखता था, चाइना की पॉलिसी जो है टू डोमिनेट वर्ल्ड इज व्हाट, डेट ट्रैप पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी अपने चाइना ने अपनाई है, ठीक है ना। एक होता है ये देखो चाइनास, ऐसे लिखोगे तीसरा पॉइंट, चाइना अनलाइक यूएसएसआर, हर जगह यूएसएसआर लाना ही पड़ेगा भाई साहब तुमको, यूएसएसआर
ठीक है, यूएसएसआर ब्रैकेट में लिख देना, वार बेस्ड अप्रोच आता था। ठीक है, फोकस्ड ऑन पॉलिसीज लाइक डेट ट्रैप, ठीक है, टू एस्टेब्लिश इट्स पावर ओवर वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड। उसने ये नहीं करा, उसको लड़ाई नहीं कर रहा, वो किसी से युद्ध करा क्या चाइना ने आज तक, बताओ? भारत के अलावा किसी से युद्ध करा क्या? भारत का भी बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसके अलावा किसी से युद्ध करा? नहीं करा चाइना ने। समझ रहे? भारत से भी उसकी नेसेसिटी बन पड़ी थी कि भाई भारत मान नहीं रहा है, वो हाईवे जरूरी था उसको बनाना। मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अब कहेंगे कि भाई देखो, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यूएसएसआर का इकोनॉमी जो था बहुत वीक चला गया था, इतना वीक चला गया था कि वो सबको जोड़कर नहीं रख पा रहा था। ठीक है, सबको जोड़कर नहीं रख पा रहा था, तो उसके 13 स्टेट्स से उनको जोड़कर नहीं रख पा रहा था, इतना हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि वीकनेस ऑफ इकोनॉमी इज द मेजर कॉज फॉर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, है ना? ये लिख देंगे, वीकनेस ऑफ इकोनॉमी इज द मेजर कॉज फॉर द फॉल ऑफ द यूएसएसआर के बाद। बट चाइना इज $17 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसे कंपेयर करके बताओगे, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल सरपास यूएसए बाय 2028। समझ में आ रहा है? हेंस इसके चैलेंज करना अथॉरिटी दैट इज मोर डिफिकल्ट फॉर द यूएसए। ठीक है, फिर लिखोगे पांचों पॉइंट की, देखो पांचों पॉइंट में क्या था कि आप ये समझो कि यूएसएसआर, देखो यूएसए और यूएसएसआर जो थे ना, समझ में? अरे ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ड्स होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 वर्ड्स होंगे, ये 10 to 15 वर्ड्स होंगे, 10 to 15 वर्ड्स होंगे। ठीक है, हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो मान लीजिए 50 से 60 वर्ड के अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, पर ये देखो सारे के सारे कंटेंटफुल है। 50 से 60 वर्ड के अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, फिर 15 वर्ड लेके चल लो, मैक्सिमम 15 वर्ड होंगे, 15 ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे अपन 5 पैराग्राफ बना सकते हैं। 15 into 5 कितने हुए? 75। 80 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट तो लिख ही सकते हैं, 60 का इसमें लिख दिया, फिर कंक्लूजन कर देना, तो विद इन 170 वर्ड्स खत्म हो जाएगा। 5 पैराग्राफ तो अपन बना सकते हैं इसके अंदर। फिर लिखो कि अनलाइक यूएसएसआर, ठीक है, अनलाइक यूएसएसआर, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, अनलाइक यूएसएसआर चाइना फोकस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। यूएसएसआर ने तो क्या करा था, यूएसएसआर ने, देखो ऐसे लिखो, अनलाइक यूएसएसआर चाइना नॉट फोकस ओनली ऑन द मिलिट्री डेवलपमेंट बट ऑल्सो फोकस्ड ऑन व्हाट, कि ऑल्सो फोकस्ड ऑन, अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेस डेवलपमेंट, लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, उसके अंदर भी इसका डेवलपमेंट है। रियर अर्थ मेटल का भी को भी कैप्चर कर रखा है। इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों के अंदर इसमें है। तो चौथा पॉइंट ये है कि भाई यूएसएसआर तो क्या सोचा था, मिलिट्री डेवलप करें। यूएसएसआर ने तो ऐसा सोचा था कि यूएसए और यूएसएसआर, देखो क्या हुआ था कि यूएसएसआर जो था और यूएसए, अब यूएसए क्या करता था, एक मिसाइल बनाता था, तो यूएसएसआर बोलता था मैं भी एक मिसाइल बनाऊंगा, पर यूएसए तो अपनी मिसाइल बनाकर बेचता भी था, एक खुद रख लेता था, बाकी बेच देता था, तो उसके पास पैसा आ जाता था। ये बेचता नहीं था, ये सिर्फ मिसाइल बना के रख लेता था। ये 10 मिसाइल बनाएगा तो 10 मिसाइल में से 5 तो ये बेचेगा, इसके पास पैसा आ जाएगा, 10 की 10 मिसाइल बनाकर रख लेगा कि हमारे काम आएंगे, ऐसा अप्रोच था। तो इसके अंदर क्या था, सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ इसने डेवलप करी, और जबकि चाइना ने मल्टी डायमेंशनली डेवलपमेंट करा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? ये पॉइंट अपन इसके अंदर लिख दें तो दैट इज मोर देन इनफ। ये सारे पॉइंट जो होंगे फिर वो फिर अगर और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई साउथ चाइना से डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद यूएसए की हेजेमनी को और ज्यादा चैलेंज करा, ठीक है, उस तरह के भी लिख सकते हैं। बट दिस आर मतलब जो यूएसएसआर और यूएस चाइना से रिलेटेड पॉइंट है वो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होते हैं, है ना? 5-6 पॉइंट लिख दिया आपने, मान लो 90 वर्ड्स का ये लिख दिया, 50 वर्ड्स का वो लिख दिया, 140 वर्ड्स हुए हैं अभी भी। अब बात आती है साहब, ये इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। विशाखा क्लियर है? यस सर। सुम्पी, सुनील क्लियर है? अमन की भी कॉपी चेक नहीं हुई है। यस क्लियर है? क्लियर है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? यहां तक आपको सबको क्लियर है इसके अंदर। अब क्या लिखोगे? कंक्लूजन का बात आता है कि सर कंक्लूजन कैसे लिखे, व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, है ना? कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हाँ दीप्ति वांट टू आस्क समथिंग, दीप्ति प्लीज। सर कंपेयर करने के बाद में एक चीज तो ऐड कर सकते हैं ना, एक वे फॉरवर्ड भी तो ऐड कर सकते हैं ना, वो कंक्लूजन में करेंगे ना। कि एग्जिस्टेंस थ्रेट को मतलब अपोज करने के लिए अभी यूएसए क्या कर रहा है, जैसे क्वाड वगैरह किया है, हाँ वो वो भी लिख बात सकते हैं। ठीक है ना। कंक्लूजन से पहले एक चीज ये लिखेंगे, यूएसए काउंटर इम्पोज्ड, यूएसए इन ऑर्डर टू रिटेलिएट, ठीक है, काउंटर इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस, काउंटर इम्पोज कर दिया इकोनॉमिक सैंक्शंस को, ट्रिगर ताइवान इश्यूज, एशिया पिवट पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप लाइक क्वाड, ओकोस, ठीक है, इस तरह के ग्रुप बना दी, है ना। ये अपन ने कहा कि यूएसए ने रिटेलिएशन कर दिया, मतलब दोनों वार के अंदर लड़ने के लिए उतारू हो गए। ये क्या कर रहा है, इसने इकोनॉमिक सैंक्शन कि यूएसए काउंटर इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, कॉमा ट्रिगर ताइवान इशू, है ना, फॉर्मुलेट एशिया पिवट पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स लाइक क्वाड, ओकस, वो वाले ग्रुप लिख देंगे आप, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने लिख दिया, तो मतलब दोनों तैयार हो गए हम लड़ने। अब दोनों ये भी कहना चाह रहा है लड़ने, ये भी कहना चाह रहा है, ठीक है। दीप्ति इज दिस क्लियर? हाँ ये सब क्लियर है। तो ये इस तरह से हमने कह दिया कि दोनों लड़ने के लिए हो गए, क्योंकि चाइना वाला डायमेंशन हमने सिखाया समझाया, तो यूएसए ने काउंटर कैसे करा ये बता दिया। अब एक मेरे को बात समझाएं कि हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा सुम्पी, बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी। और तुमको कोई दिक्कत हो ना, क्योंकि तुम्हारे तो सुम्पी तुम्हारा हेल्थ इश्यू है, तुमको कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करो आराम से, ठीक है, कितनी भी बार कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो, और बस इसको एक मजे की तरह देख लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो आगे हम देखते हैं कि कंक्लूजन कैसे लिखे। देखो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में बहुत सारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोच क्या करता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच रहती है वो हमको देखनी होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये रहता है कि कोई ऑप्टिमिस्टिक दे दे, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, ऐसे नहीं कि भाई अब तो युद्ध होगा मरेंगे ऐसा नहीं करना, ठीक, ऑप्टिमिस्टिक रहो किसी भी चीज के लिए, है ना। तीसरी चीज ये है कि इंडिया के अंदर कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडिया को, तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी को उसको ग्रैब करने की सोचे, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पे तो भाई युद्ध हो रहा है, दोनों आगे सामने आमने सामने आ गए, यूएसए ने काउंटर इंपोज कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर हमको ऐसे लिखेंगे कि, और अपन ने ऊपर टू साइडेड स्ट्राइप भी लिख दिया। अब देखना किस तरह से इंटरलिंक कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ो जो मैंने लिखा था, उसमें लास्ट में टू साइडेड स्ट्राइप लिखा था ब्रैकेट के अंदर। यहां पर हम लिखेंगे, देखो, बोथ चाइना एंड यूएसए शुड नॉट, है ना, इसको एक सेकंड यहाँ लिखते हैं कि बोथ चाइना एंड यूएसए शुड नॉट, कि नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना, शुड नॉट फॉल इन टू साइडेड स्ट्राइप। समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन को हम कंक्लूजन से इंटरलिंक कर रहे हैं, तभी तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा कि आपने टू साइडेड स्ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। ट्रैप पे जाल है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम तो ये कहेंगे ना, मैं मत लड़ो, ऐसे थोड़ी करो, लड़ो लड़ो मजा आएगा देखने में, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि टू साइडेड स्ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। अब देखो ये हम हर जगह कहते हैं, हम यूक्रेन वार के अंदर भी लिख रहे हैं, दे शुड फॉलो पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। चाइना, अब चाइना के बारे में लिख सकते हैं, चाइना शुड रेस्पेक्ट, क्योंकि इसने बहुत सारे, आप देखेंगे इंटरनेशनल, रेस्पेक्ट इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। चाइना को रेस्पेक्ट करना चाहिए किसका, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड यूएसए शुड शेड, है ना, गिरा देना चाहिए, मतलब छोड़ देना, शेड व्हाट, हेजेमोनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड, कि भाई हेजेमनी बना रहा है हर जगह, हेजेमनी, एशिया में भी हेजेमनी चाहिए मेरे को, वहां पे मिडिल ईस्ट में भी हेजेमनी चाहिए। अब यूएसए पढ़ेंगे ना, जब हम बताएंगे कि यूएसए इस तरह से करता है, ठीक है। और फिर अब देखो इसके अंदर तड़का लगाना है ना आपको, हाँ, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन होगा, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन है भाई, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे कहेंगे, एज, अब देखो यहां तक करंट अफेयर्स का, एज अवर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सेड
व्हाट दैट बताएगा कोई मेरे को क्या लिखने वाला हूं मैं? Not an era This of war. is the Not an era of war. वेरी गुड, दैट दिस इज नॉट not an era नॉट एन एरा ऑफ of wars. war. World should follow peaceful or peace and cooperation. World should follow the approach of peace and cooperation. ये लिख दिया ना आपने तो मतलब कमाल हो गई। बहुत कम बच्चे लिखेंगे। आपको मैंने बताया था कि अब देखो ये होता है कि करंट अफेयर्स की स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज करते हैं अपन आंसर में, है ना। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाता हूँ तो सर इसको लिखेंगे कहाँ? यहाँ लिखोगे भाई, ऐसे लिखो। पढ़ा हुआ होता है, लिखना आना चाहिए। किसी बच्चे ने नहीं लिखा कि सब बच्चे इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, तो उस चीज को इनकलकेट करने की कोशिश करो। पता सबको है, पढ़ सबने लिया, लिख नहीं पा रहा, आंसर में नहीं आ गया ना। आंसर के अंदर कितने वर्ड्स का है? 50 से 60 वर्ड का ये होगा, 50 वर्ड का ये, 50 का वो है, और अपन ने देखा कि 80 से 90 वर्ड का वो हो गया, बस बॉडी पार्ट हो गया, खत्म हो गया। 190 वर्ड के अंदर आपने सब कुछ लिख दिया, दुनिया जहान की बातें लिख दी आपने। इज दिस क्लियर? आप बताओ। अब किसी को इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन को देख लो, आप कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी अप्रोच, किसी को कोई डाउट है कि सर मेरा आंसर पढ़ो तो मैं पढ़ दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक सही से समझ में आ गया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। समझ में? अंकिता आपको गलतियां पता चल रही है? क्या गलती करी अंकिता? और यहाँ पे सब है ना सीखने के लिए बैठे हैं, पहले ये समझ लो, सब सीखने के लिए। यस सर, समझ में आ रही है ना। मेरे आंसर्स में जितने मिस्टेक्स थे मैंने वो रेक्टिफाई भी मैं करती जा रही हूँ, जैसे जैसे आप बोल रहे हो। वेरी गुड, है ना। और एक को उसको रेक्टिफाई करो और उसको वापस से तुम पढ़ना। बच्चों, सारे बच्चों के लिए है कि सब वापस से पढ़ना और अपने दिमाग में बार बार मैसेज दो कि ये चीजें गलत थी, जो तुमको लग रहा होगा खुद गलत लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा अप्रोच हो सकता है कि सही हो, कि कुछ कुछ चीजें तुमने मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव लिख जाओ, पर जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दैट आर मोस्ट मतलब कि आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में। यस, पहले कालिन पूछेंगे फिर दीप्ति पूछेंगे। यस कालिन प्लीज। सर जैसे जो इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं सर, कोई पॉलिटिशियन देता है, ठीक है सर, तो उनका नाम लिख के उनका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना देखो, जब भी हमको अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर फोकस करना है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, फिर मैं तुमको जनरल बताऊंगा ना पहले। तो जैसे एग्जांपल सर, अभी ऐसे यूएनजी की जो असेंबली हुई थी उसमें एस जयशंकर मतलब उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे इंडिया को और वर्ल्ड को लेके, तो ऐसे मतलब उनका नाम लेते हुए और उनका स्टेटमेंट लिखना बेटर रहेगा, या फिर फॉरेन अगर अफेयर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अवर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से उनका डेजिग्नेशन बताओ, क्योंकि वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ओके यहाँ पे भी जैसे प्राइम मिनिस्टर लिखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा। अगर कोई मान लीजिए करंट में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कि आपको ये बताना है कि भाई ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है दैट इज इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसे तो नहीं लिख सकते। दैट इज इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, वो क्योंकि अभी नहीं है प्राइम मिनिस्टर इस टाइम, ठीक है। ओके सर। सर ऐसे लिख सकते हैं ना, मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कौन बोल अफेयर्स। रहा है? दीप्ति, हाँ प्लीज वापस। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, कोई अगर तुमको ये पता हो ना कि पर्टिकुलर मिनिस्टर ने बोला, तो उसका वो भी लिखो, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या होता है कि पर्सनल बेसिस पे भी वो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, कि जैसे अब उन्होंने बोल दिया कि यूरोप जो है जितना हम तेल एक दिन में खरीदते हैं, ठीक है, एक आफ्टरनून में खरीदते हैं, वो उसमें खरीदते हैं, तो ये उनका कुछ पर्सनल व्यू मतलब पर्सनल डायमेंशन में चला गया, ठीक है। हो सकता है ऐसे डेट ट्रैप के बारे में कुछ बोल दिया उसने, ठीक है, उन्होंने एक्शन, तो फॉरेन मिनिस्टर ऐसे करके लिख सकते हो आप, ज्यादा बेटर है मतलब ये चीज। हाँ सर, यस यस। और सर मैं ये जैसे बोल ये रहा वाला था, स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस, ये वाला स्टेटमेंट दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ, अब ऐसे लिखो अकॉर्डिंग टू पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा? हाँ हाँ हाँ, अब दीप्ति प्लीज। यस। हाँ सर, मैं बोल रहा था जैसे अभी यहाँ पे आंसर डिस्कशन हो रहा है, अभी आप बता रहे हैं आंसर्स ऐसे करके लिखो करके, आप एक मतलब मॉडल आंसर बना दीजिए ना, वो बेटर रहेगा सर। मॉडल आंसर ही तो है ये, और क्या है मॉडल आंसर, ही तो बता रहा मतलब हूँ। अभी आप जैसे बता रहे हैं ना, हाँ, शायद मेरे को लगता है कि अगर आप क्वेश्चन का ऐसे लिख वो देंगे फिर थोड़ा तुम्हारी थोड़ा। आदत खराब करने वाली बात है ना। मेरा तो क्या है कि मैं तो इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक पेपर में लिख के तुमको दे दूंगा। नहीं, अब यहाँ पे जैसे ठीक है, मतलब खुद अगर 4 डायमेंशन लिख के यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 डायमेंशन मिलता है तो फिर वो एड ऑन होते जाता है, नहीं, मेरा मानना तो ये है कि वो आपको थोड़ा अगर और मैंने बेटर रहता।
वैसे दे दिया ना, ये तुम सोच रहे हो, ठीक है, मुझे पता है ना, एज ए स्टूडेंट भी मैं सोच रहा हूँ और एज ए टीचर भी बहुत रिलैक्स हो जाओगे कि भाई ये चीज है, यही लिखना है, फिर इसका आगे कुछ नहीं लिखना। मैंने तुमको एक अपना खुद का, कि तुम्हारे आंसर के अंदर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन, तुम्हारा मतलब आंसर ऐसा लगे कि हाँ दीप्ति ने लिखा है, दीप्ति का आंसर है, ठीक है, ये अंकिता का आंसर है, इसके अंदर दीप्ति की कैरेक्टरिस्टिक झलक रही है। अपना स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग चेंज मत करो, दिक्कत हो जाएगा फिर वो। हाँ, लेकिन कुछ तो ऐड कर सकते हैं ना, जैसे अभी जो भी है सब बच्चे तो ऐड करेंगे ना 2-2 डायमेंशंस। हाँ बट ये है कि फॉर्मेट मैं नहीं दूंगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज ओके डेट्रीमेंटल फॉर स्टूडेंट। क्या ओके देगा मेरे को तो बस टीम को देना होगा लिखकर, ठीक है, कि आप या फिर वीडियो देखकर बना दो, पर फॉर्मेट दूंगा नहीं मैं, ठीक है। मेरे को पता है कि ये गलत हो जाता है फिर। ये जो होता है ना कि जैसे बेबी होता है, स्टार्टिंग के अंदर बेबी होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी चाहिए, उसमें उसका एफर्ट लगता है, ठीक है, उसका एफर्ट हाँ लगता है। अगर उसको बोतल पकड़ा दिया आपने तो फिर वो उसका एफर्ट ही नहीं लग रहा है उसमें, तो वो उसके लिए हाँ, मतलब गलत हो जैसे जाएगा, उसको मजा आ मतलब रहा है उसके अंदर, ठीक है। हाँ सर एग्जैक्टली आंसर नहीं पूछ हाँ रहा हाँ हूँ, ठीक है, मैं मतलब समझ ऐसे रहा हूँ। डायमेंशंस वगैरह। डायमेंशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं ना। जैसे क्रिटिकली थिंकिंग करके आप बता रहे हैं ना अभी, वैसे हाँ हम कोई भी क्वेश्चन को क्रिटिकली थिंक करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैं जो और डिफरेंट समझता हूँ। डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे कैसे लिखते जाएं, करेक्ट और वो थोड़ा। करेक्ट, वो सब चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना अपने हिसाब से, ठीक है, पर ओके सर। एग्जैक्टली क्या आंसर है वो लिख कर नहीं दूंगा, नहीं तो तुम्हारा दिमाग बस उसके अंदर ही होगा कि इसको रट लो और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर तुम रट के, या ऐसे करते थे, हम भी करते थे, इसलिए हम आपको बता हाँ हाँ ठीक है रहे हैं। ये ठीक है। है जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं तुमको दे दूंगा अपने हिसाब से। ओके सर। चलिए, एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस वन? एनीबॉडी एल्स? चलिए आगे बढ़े हम अपन, एक सेकंड चैट देख लेता हूँ। यस दीप्ति, प्लीज दीप्ति। नहीं नहीं सर, गलती से ही हो ओके गया, मैं उसको बंद कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर करंटली पासिंग थ्रू ए गोल्डन चैप्टर, क्रिटिकली डिस्कस। अब यहाँ पर अपन को, अच्छा यहाँ पर हमको कीवर्ड देख लो, कीवर्ड का अप्रोच भी देख लो। इसमें एक्सप्लेन था, एक्सप्लेन इज ओपन एंडेड, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। हमने एक्सप्लेन कर दिया, यूएसएसआर का बता दिया, सोवियत यूनियन का बता दिया और चाइना का बता दिया, उनके बीच में सबको एक्सप्लेन करके हमने अच्छे से बता दिया और कंक्लूजन भी लिख दिया, है ना। बात ये होता है जब क्रिटिकली डिस्कस होता है ना, तब क्या होता है ये समझो। क्रिटिकली डिस्कस के अंदर क्या होता है कि क्रिटिकली डिस्कस वाला पोर्शन जो होगा ना, इसको इसलिए पूछा है कि इसके अगेंस्ट में आप चीजें बताओ, कि जैसे ये है कि इंडिया, द टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश करंटली पासिंग थ्रू ए गोल्डन चैप्टर। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि गोल्डन चैप्टर इसको बोला क्यों जा रहा है, वाई गोल्डन चैप्टर। समझ में आ रहा है कालिंद, ये समझना तुमने गलती करी है। यस सर। वाई गोल्डन चैप्टर, ये तो बताओ पहले कि गोल्डन चैप्टर क्यों है, कि क्या क्या हो रहा है। क्रिटिकली डिस्कस बाद में पूछा गया, क्रिटिकल डिस्कस, फिर आप क्रिटिकल डिस्कस, भाई ये तो है बट इसके साथ साथ ये दिक्कतें भी हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन इसमें लिखना है, इन दिक्कतों को सॉल्व करना है हमें। ये तो है, ये हमारा गोल्डन चैप्टर हो गया, लो सुनहरा चैप्टर। पर इसके अलावा ये क्रिटिकल डिस्कस मतलब कि क्या ये गोल्डन चैप्टर हमेशा रहेगा, क्या आने वाले समय में हमेशा गोल्डन चैप्टर रहेगा, कि अभी तो बहुत मस्त हो रहा है, अभी तो दोनों मस्ती में है इंडिया और बांग्लादेश, पर आने वाले समय में क्या ये गोल्डन चैप्टर रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको क्रिटिकली आपको डिस्कस करना है, समझो, इस चीज को आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है। क्रिटिकली डिस्कस करना है मतलब आने वाले समय, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारे बीच में क्या क्या कंफ्लिक्ट है। अब कई लोग क्या है यहीं पे फोकस कर गए, जैसे हम कालीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्रिटिकली डिस्कस कर दिया, फिर उसने ये तो बताया नहीं गोल्डन चैप्टर, ये तो बताओ पहले, ये तो एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हमें, जैसे हम कहें कि सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन लिखना होगा इसके अंदर, यस इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कैसे लिखना है, ऐसा लिखना है इंट्रोडक्शन, कैसा भी लिखो तुम, पर ऐसा लिखो कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन में पढ़ूं कि भाई तुमने ये इंट्रोडक्शन लिया, उससे मैं क्वेश्चन में पता चल रहा कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या होगा, मैं इसके अंदर समझ में आ जाए मेरे। अब तुमने ऐसा लिख दिया कि इंडिया और बांग्लादेश का अच्छा रिलेशन चल रहा है, जैसे प्रणीत ने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है, इसमें 2 लाइनों के अंदर लिख दिया कि इंडिया और बांग्लादेश का अच्छा रिलेशन चल रहा है, चलो आगे चलो। भाई क्रिटिकली डिस्कस तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में क्या था, इंट्रोडक्शन से तुम क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लिखेंगे जिसके अंदर दोनों पॉइंट्स अपन को लिखना पड़ेगा, हाउएवर कीवर्ड यूज होगा इसके अंदर, है ना। आंसर के अंदर, तो इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर करंटली पासिंग थ्रू ए गोल्डन चैप्टर, क्रिटिकली डिस्कस, ये क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है,
अब क्या है कि अच्छे फेज से जा रहे हैं, तो इसमें ऐसे लिखेंगे भाई बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो थे डिस्प्यूट से उनको रिजोल्व कर दिया हमने, ठीक है, और म्यूचुअल कॉपरेशन से चल रहे हैं, और दोनों एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री चल रहे हैं रिलेशन, समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन चल रहे हैं, बट फिर भी कुछ कुछ दिक्कतें है ना बिटवीन बोथ कंट्री जिसको अपन को रिजोल्व करनी चाहिए। ये हम क्या करें, इंट्रोडक्शन लेते, तो हमको पता चल जाएगा भाई, या तो ऊपर है ना क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली डिस्कस है, या फिर ये भी पूछा गया कि भाई गलतियां भी बताओ, ऐसा कुछ हमने दिमाग में लगाया। सिर्फ ऐसे कहते हैं कि बहुत अच्छा रिलेशन है कल्चरली, हिस्टोरिकली, और है ना, ये हमारा कॉपरेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये कॉपरेशन, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा लिखो जिससे ये पता चले क्वेश्चन क्या है। तो देखो, इंडिया एंड बांग्लादेश रिजॉल्व, ऐसे लिखो, रिजॉल्व मैनी कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। तो अब एक तो ये ना दोनों तरफ से मैं चल रहा हूं, इसके अंदर देखना आने वाले समय में हम ये बताएंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट हमने रिजॉल्व कर दिए, ठीक है, एंड थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है, हेल्पिंग ईच अदर इन डेवलपमेंट, helping each other in overall development मतलब politically, economically, security wise overall development हो गया, development, ठीक है। however इतना सिंपल लिखना है, समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा अपन को हाईफाई नहीं लिखना, सिंपल लिखना है। however some irritants also exist in a relationship of India and Bangladesh, in their relationship, ऐसे लिख दो, in their relationship, ठीक है, in their relationship which need to be resolved, simple। ये हमने क्या लिखा है, ये इसके अंदर, क्योंकि इसके ये देखो, ये आंसर बेस्ड अप्रोच है, इसके अंदर हमको क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि आगे चलकर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि हमने देखो कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिए, एंड म्यूचुअल कॉपरेशन कर रहे हैं हम, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कर रहे हैं वो हम बताएंगे। However, some irritants also exist in the relationship which need to, कुछ irritants है उनको रिजॉल्व करना, ये तो लिखना है अपन को। irritants क्यों लिखा साहब मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस, ये पूरा का पूरा यही तो चीज लिखनी है अपन को, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पड़ेगा बॉडी स्टार्ट कर दो। बॉडी के अंदर लिखोगे सबसे पहले गोल्डन फेस क्या है, और गोल्डन फेस में सबसे बड़ी बात, आज भी शेख हसीना आएगी ना, अगर मान लो आज की डेट में शेख हसीना आती है, अभी आई थी पिछले महीने, तो सबसे पहला स्टेटमेंट पता है क्या होता है उनका, कि भाई हमने 2015 के अंदर जो काम करा था ना, वो दिखाता है कि हम गोल्डन फेस ऑफ रिलेशनशिप में से आ रहे हैं। मोदी जी का भी होगा और शेख हसीना जी का भी होगा, बहुत बड़ी बात है। तो पहला आपको वही लिखना है, सक्सेसफुल implementation of land border dispute, in or land border agreement, sorry land border dispute नहीं होगा, implementation लिख रहे हैं, land border agreement ब्रैकेट के अंदर इसमें लिखो 2015। भाई पुराना है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 साल बाद तक ये माना जाएगा। इसके आगे लिखो, इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ golden phase relationship between India and Bangladesh, पाकिस्तान आ रहा है यार, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा, अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअली हेल्प है ना, म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इंडिया और बांग्लादेश का, दैट इज कनेक्टिविटी, वेरियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, तब जाके आंसर। वेरियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी विद मेनलैंड इंडिया, अब इसके अंदर मैथिली व्हाट एक्सप्रेस, अगरतला अखुरा रेल एक्सप्रेस। अभी देखिए मोदी जी ने बोला, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो मोदी जी ने दिए अभी जब आए, तो इसलिए डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
वही तो लिख रहे हैं हम आंसर के अंदर, वहीं से तो बनाता हूं मैं नोट्स। मैत्री सेतु, रॉयल जो है ट्रेन का जो लिंक है, ठीक है, वो जो चीजें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपको लिखनी है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हेल्प करी हमारी बांग्लादेश ने। तीसरा कि क्रैकडाउन ऑन वेरियस, देखो क्या हुआ था, शेख हसीना जी ने बहुत सारे मिलिट्री आउटफिट्स जो है उनको मैंने बोला था आपको जेल में भेज दिया था, जो भी इंडिया के हैं। तो क्रैकडाउन ऑन वेरियस एंटी इंडियन मिलिट्री outfits by Bangladesh government, that is important। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट ये भी समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? चौथा, वेरियस बॉर्डर हट्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टू स्ट्रेंथन और टू फैसिलिटेट ट्रेड रिलेशन, ठीक है, टू फैसिलिटेट ट्रेड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ये भी एक अच्छा बात है, सुनहरा अवसर है, बॉर्डर हट्स बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहे हैं। फिफ्थ आप ये लिखेंगे इसके अंदर कि चिटगांव पोर्ट वाला लिख देना, चिटगांव पोर्ट का एक्सेस दे दिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसने खुद नहीं बोला कि हम डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट करना चाहते हैं, ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं साहब, समझ में आ रहा है? ये मिलके काम करने की अप्रोच है कि ये सब मिलकर। बट ये एक पैराग्राफ आपने लिख दिया, पॉइंट्स में लिखा है भाई, आराम से बहुत अच्छे से पॉइंट से लिखे हुए, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो भी लिख देना। कोई दिक्कत है इसके अलावा? अप्रोच के अंदर कोई दिक्कत है? गोल्डन फेस का अपन को पहले लिखना है ना? कालिंद, ये वाला जो पॉइंट था ये तुमने नहीं लिखा। कई स्टूडेंट्स हैं जिसने ये पॉइंट लिखा है तो दूसरा नहीं लिखा, किसी ने ये नहीं लिखा तो दूसरा, है ना, इस तरह से करा है। ये एक पैराग्राफ, इसमें 4 पैराग्राफ बनेंगे, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ये बॉडी पार्ट का पहला पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जाओ, गोल्डन चैप्टर है बट क्रिटिकली डिस्कस पूछ गया, और हमने यहाँ क्या लिखा है, बट देयर आर सम इरिटेंट्स, तो अब इरिटेंट्स लिख दो। थर्ड जो पैराग्राफ बनेगा, हाउएवर देयर आर वेरियस इरिटेंट्स आल्सो इन द इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप के अंदर और वेरियस इरिटेंट्स हैं। यस वैशाली, प्लीज वैशाली। तो जैसे फॉर्मेट थोड़ा सा डिफर हो सकता है, अगर हेडिंग्स के साथ अगर हम उसको पॉइंट आउट करें तो सर वो भी तो ठीक रहेगा फॉर्मेट। सर ये सारे पॉइंट्स पर मैंने हेडिंग के साथ इसको डिफाइन किया। एक सेकंड में देख लेता हूं आपके ना, हो गया, रिसेंट अप्रोच अलग हो गया, इकोनॉमिक अप्रोच अलग हो गया। जस्ट अ सेकंड में सुनिए, है ना। तुम्हारा जो इसमें है ना, आप इंट्रोडक्शन समझ गए कहाँ गलती करी थी वैशाली? यस सर, है ना, इंट्रोडक्शन में बाहर ऊपर की चीज कोई, और अपन को कोई, देखो करंट सिनेरियो में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 1971 वार तो भूल गए हम, 1970 वार तो उन्होंने कोई एहसान मानते भी नहीं, वो लोग बीच में लड़ भी लिए थे हमसे कि इस आर्ग्यू कि अभी जो है ना करंटली पासिंग, तो करंटली में मतलब 1971 वार मत लेकर आओ। प्रणीत तुमने भी 1971 वार इंट्रोडक्शन में लिख दिया, वो सब चीजें नहीं है कि इंदिरा गांधी को याद करो, अभी करंटली पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ऐसा होता है कि हिस्टोरिकली बताओ इंडिया बांग्लादेश का क्या रिलेशनशिप है, तो है ना 1970। अब देखो तुमने ये जो है ना आर्ग्यूमेंट इसके अंदर, हाँ, तो इसके अंदर थोड़ी चीजें नहीं लिखी थी, जैसे एक और चीज है कि एटॉमिक प्रोजेक्ट जो है वो भी एक बड़ी चीज है ना, एटॉमिक। अच्छा 2-3 पॉइंट्स और है इसके अंदर, वो मैं बताना भूल गया आपको। एक तो एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट बोल देना, और एक लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया ने लाइन ऑफ, क्योंकि इंडिया का भी दिखाना है ना एटॉमिक प्रोजेक्ट, जो रोपोर जो प्रोजेक्ट था जो कि इंडो और रशिया वाला चल रहा था, और एक लाइन ऑफ क्रेडिट $8 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया। तो ये 2 चीजें हमने भी कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं भाई, वही थोड़ी ना कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कुछ, ये चीजें है ना। हाँ, तो सारे पॉइंट्स लिखे थे तुमने, पर एक तो क्रैकडाउन वाला नहीं लिखा था, एक एटॉमिक एनर्जी वाला, और $8 बिलियन वाला लाइन ऑफ क्रेडिट वाला नहीं लिखा था वैशाली, यस सर, है ना। इन तीनों को मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, बॉडी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लिख दिया इन तीनों को। बाकी तो तुमने सारे लिखे हैं पॉइंट्स, बाकी जो मैंने पॉइंट्स बनाए वो सब चीजें तुमने लिखे है ना, और ठीक लिखा है। इसमें कोई मैंने तुमको कमेंट भी नहीं डाला, नेगेटिव कमेंट इस तरह का भी कुछ नहीं डाला, है ना।
ठीक है वैशाली, इज दिस क्लियर? यस सर, यस ऑल क्लियर। है ना, बस मैंने लिखा है राइट मोर पॉइंट्स, और पॉइंट्स लिख दिए आपके, है ना, जो आपने लिखा है वो तो ठीक है, बट और भी पॉइंट्स लिखना होगा कि भाई एटॉमिक एनर्जी वाला, ये सबके कमेंट डाला है ना, लाइन ऑफ ये सॉरी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है $8 बिलियन, ये सब चीजें इस तरह से आपको, ये वाली चीजें आपको बतानी होगी, राइट। अब लिखो, अब देखो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखे हैं हाउएवर, साहब आ गया, अब क्रिटिकली डिस्कस बोला आ गया, हाउएवर देयर आर सर्टेन इरिटेंट्स बिटवीन द रिलेशनशिप। तो जैसे कि पहला लिखोगे आप, सबसे बड़ा इरिटेंट ही तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ज्यादा एक्सप्लेन मत करना। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट आपने लिख दिया, ठीक है, जिससे कि एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स डेवलप हो रहा है बांग्लादेश का। दूसरा आपने लिख दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया फेल्ड टू एस्टेब्लिश, है ना, इंडिया फेल्ड टू एस्टेब्लिश वो फेल नहीं हुआ, इंडिया हुआ है, फेल्ड टू एस्टेब्लिश ऑल पार्टी कंसेंसस, ऑल पार्टी कंसेंसस, ठीक है, इंडिया फेल्ड टू एस्टेब्लिश ऑल पार्टी कंसेंसस, अगर हम देखेंगे इन बांग्लादेश। अब बताओ, ये बताओ कि भारत के अंदर तो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, बांग्लादेश का अच्छा रिलेशन चलता है जब तक शेख हसीना है, पर वहां पे शेख हसीना बिगड़ी मतलब बीएनपी आई तो हमारा रिलेशन खराब हो गया। तो वो लोग तो क्या है कि अगर हम देखें हमारी तरफ से दिक्कत आ रही है, वो लोग तो बीएनपी जो होगा, कोई भी बैठा हो, मोदी बैठा हो या फिर मनमोहन सिंह बैठा हो या फिर राहुल गांधी बैठा हो, सबसे बेकारी रिलेशन रखेगी। और शेख हसीना, हम जो है, हमारे कांग्रेस भी हो बीजेपी हो, हम सबसे अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, बट हम क्या है, बीएनपी से को नहीं समझा पाए, मतलब बीएनपी का ऑल पार्टी कंसेंसस हम क्रिएट नहीं कर पाए बांग्लादेश में। दिस इज फेलियर, वन ऑफ द मतलब इरिटेंट पॉइंट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस, ठीक है। चौथा पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि पोरस बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की, है ना, ये सबने लिखा ही है, और इसके कारण इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। और ये भी लिख देना, इसके साथ साथ एक फैक्ट लिख देना, फैक्ट कई बच्चों ने नहीं लिखा है कि 20 मिलियन बांग्लादेशीज है भारत के अंदर प्रेजेंट समय के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग, ये हमारे जो है गवर्नमेंट के डेटा के, तो पार्लियामेंट में पूछा गया था तो उसका आंसर इस तरह से दिया गया था, तो ये गवर्नमेंट का डेटा हो गया, ठीक है। चाइना का इन्फ्लुएंस लिख देना थ्रू BRI एंड FDI। मैंने बताया था FDI के अंदर डेटा भी बताया कि FDI कितनी होती है, कितनी हो रखी है उसके अंदर ना, कुछ ये बताया था कि सबसे लार्जेस्ट $36 बिलियन ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये चीज लिख दोगे, ठीक है, ये इरिटेंट्स है। बताओ, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्वेश्चन क्या था आप समझो कि क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में कहीं इरिटेंट्स का नाम नहीं था पर क्रिटिकल डिस्कस था, तो हमने ये डिस्कस कर लिया भाई, ये सब इरिटेंट्स हमारे। फिर अब कंक्लूजन में क्या लिखे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, इसका कंक्लूजन क्या जाएगा? ऐसा तो जाएगा नहीं कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्या बिछाकर सो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ये होगा कि हमारे जो ये बांग्लादेश है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इज डेवलपिंग एट वेरी फास्ट पेस, बांग्लादेश बहुत फास्ट पेस के अंदर डेवलप हो रही है, and its strategic location is very significant for development of north east area, north east के लिए हमारे लिए डेवलपमेंट भी है। So both countries should resolve their disputes, issues, irritant issues as soon as possible through dialogue and diplomacy। खत्म है ना। अब एक पॉइंट इसके अंदर समझो कि बिना कंक्लूजन के आंसर अब्रप्ट एंडिंग करना बहुत गंदा है। आंसर को अब्रप्टली एंड कर दिया, बस ये इरिटेंट्स लिख दिए, खत्म, चल सर पेज भर गया, नहीं, बिना मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम आधा खाना छोड़ के उठ गए, गलत बात है, ठीक है। कंक्लूड तो करो भाई, क्या करने क्या है इस तरह से। वैशाली वांट टू आस्क समथिंग? वैशाली? नो सर, नो सर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। यस प्लीज प्रणीत, प्लीज। सर वो आर्ग्यूड का एक मीनिंग समझा दो ना इस क्वेश्चन में। आर्ग्यूड? हाँ, अच्छा, इट हैज बीन आर्ग्यूड, नहीं मतलब ये बोला जाता है, आर्ग्यू करा जाता है, मतलब कि एक तरह से डिबेट के अंदर बोला जाता है दैट टाइज बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश आर करंटली पासिंग थ्रू ए गोल्डन फेज। आर्ग्यूड इज मतलब ऐसा नहीं कि आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर किसी चीज के ऊपर हम इसको नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आर्ग्यू किया जाता है मतलब इट इज जनरली डिबेटेबल, ठीक है, डिबेटेड कि भाई जो इसके अंदर ये बोला जाता है, मतलब जनरली आर्ग्यूड मतलब जनरली बोला जाता है, ऐसा होगा। yes, sir. Okay. है ना।
और क्रिटिकली डिस्कस कैसे करते हैं ये मैंने तुमको बता दिया। देखो, और अगर मान लो डिस्कस आ जाता है ना, डिस्कस क्रिटिकली डिस्कस में तो क्रिटिकल पॉइंट थोड़े ज्यादा हाईलाइट करके उसको सॉल्यूशन देते हैं। डिस्कस आ जाता है तो आप ये समझो कि आपको डिस्कस का मतलब होता है बातचीत। बातचीत करो कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है बहुत अच्छे रिलेशन से जा रहा है, दूसरा वाला भी पॉइंट दे रहा है बराबर के कि नहीं जा रहा है, ठीक है ये, और फिर डिस्कस करके एक कंक्लूजन निकल लिया, राइट। क्रिटिकली में मतलब क्या है कि बस क्रिटिकली और डिस्कस में ये ज्यादा अंतर नहीं है। डिस्कस में भी नेगेटिव पॉइंट आएंगे, वो भी बातचीत करते हैं जब क्या होता है, एक पॉइंट मैं बोला, एक पॉइंट वो बोला, एक पॉइंट मैं बोला, एक पॉइंट वो बोला, इस तरह से, ठीक है। तो क्रिटिकल डिस्कस में क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि भाई देखो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस तरह से। पर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे डिस्कस भी आता ना तो सेम ही आंसर जाता, ठीक है, क्योंकि जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उतने ही अपने नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए और कंक्लूजन इस तरह से कर दिया। इज दिस क्लियर? तो ये चीज है। यस कालिंद। सर मतलब हाँ, इसी बात से तो कंफ्यूज हो गया था कि ना क्रिटिकली डिस्कस करना है, इसलिए मैंने कहा नेगेटिव पे ज्यादा मतलब फोकस रखा और मैंने पॉजिटिव बताया नहीं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो हाँ ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर अपन को ये तो बताना ही पड़ेगा कि गोल्डन फेस क्यों आ रहा है, गोल्डन चैप्टर क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हाँ इस सर। क्वेश्चन के अंदर, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए हम अंदर बोल रहे हैं कि क्रिटिकली और डिस्कस जो होगा वो सेम ही कीवर्ड इसके अंदर है, राइट। तो सर जैसे अगर मान लो यहाँ पे केवल डिस्कस होता है, तो अगर अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर राइटिंग लाइक 4 पॉइंट्स फॉर इन पॉजिटिव एंड 4 इन नेगेटिव, और सर अगर यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस है तो मतलब पॉजिटिव में 2 पॉइंट्स लिख दें एंड बाकी ज्यादा पॉइंट्स नेगेटिव में पॉइंट्स लिख जो दें। अपन ने लिखे हैं ना वही आएंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि गोल्डन रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा दोनों साइड का। तो हमको एक तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बताना ही पड़ेगा, है ना। और ये जो है, पर जैसे आप वो लिख रहे हैं, ये जो क्रिटिकली डिस्कस है, जब तीसरा वाटर डिस्प्यूट करो तो उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, समझ में आ रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब क्या है कि 20 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और इस तरह से ये जो है कि इस जगह पर है, आसाम के अंदर, और इन सब के अंदर डेमोग्राफिक डिफिकल्टीज हो रही है। बस इस तरह से 2-2 पॉइंट, एक एक लाइन थोड़ा सा ज्यादा लिख दो, बस इतना ही हो सकता है इसके अंदर, ओके है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि भाई इसके अंदर दोनों लिखने ही पड़ेंगे अपन को, गोल्डन चैप्टर भी समझाना पड़ेगा, वो चैप्टर इस पर्टिकुलर। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्रिटिकली आपको जाना होता है, बस कॉन्सेप्ट समझाया, क्रिटिकली डाल, उसके अंदर क्रिटिकली डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बात समझ में आया सबको? अब ये समझो कि अगर मान लो तुमको इन क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, अगर तुमको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाता मैं, तो इस क्वेश्चन को तुम कर सकते सॉल्व, मतलब इतने ब्यूटीफुली नहीं कर सकते। टू साइडेड स्ट्राइप नहीं आता, अपना ये जो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स नहीं आता, रिविजनिस्ट स्टेट नहीं आता, ठीक है। कितना अच्छा इंट्रोडक्शन अपना हो गया, कंक्लूजन इतना अच्छा नहीं हुआ, ये चाहता है कंक्लूजन इतना अच्छा हो गया, ठीक है, ये चाहता है यूपीएससी आप लोगों से। जनरल आंसर तो फिर वो सब कुछ जो है वो लिखते हैं, पर उसमें फिर आंसर में मार्क्स नहीं आते, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी कॉपी की, हाँ भाई मेहनत करी हुई बच्चे ने पढ़ रखा है सब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज साउथ चाइना डिस्प्यूट्स आर रीजनल इन नेचर बट ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। वैसे तो रीजनल है, पर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस में है ना, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये क्या चला गया है, ये थोड़ा ग्लोबल चला गया है, ठीक है। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसकी क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ये चला गया है, ग्लोबली चल गया है। जस्ट गिव मी सेकंड, है ना, जस्ट गिव मी सेकंड। तो यहाँ पे देखो, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स आर रीजनल इन नेचर। रीजनल इन नेचर मतलब तुमको बताना पड़ेगा किस रीजन में, ठीक है, और क्या डिस्प्यूट है, एक्चुअल में क्या डिस्प्यूट है, ठीक है, और इसकी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब इंट्रोडक्शन जो लिखोगे सब कुछ आना चाहिए इसके अंदर। तो इट्स बेटर कि आप साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इंट्रोडक्शन में बता दें, मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन दे दें कि कहाँ कहाँ पर है, इस तरह से रीजनल कैसे है, तो ये बता दें कि भाई देखो कहाँ कहाँ पर है, किन किन के बीच में, ठीक है, सेवरल स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं उसके बीच में, है ना। तो और दूसरा ये बता दें कि भाई इसका पोटेंशियल है कि देखो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखें तो कैसे लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं अपन, ठीक है, कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इज टेरिटोरियल, है ना, टेरिटोरियल। अब इसमें सब कुछ नहीं लिखना है, आप ये समझ लेना कि भाई चाइना के 9 डैश लाइन भी इसमें डाल दें, सब कुछ इसमें डाल दें, इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन बस बेसिक लिखना है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है, इन साउथ चाइना सी के अंदर है, ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर है, इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट
आइलैंड्स बहुत सारे हैं, देख पारेसल आइलैंड है, स्प्राइटली आइलैंड है, कॉन्फ्लिक्ट आइलैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री क्लेम बिटवीन सेवरल सोवरेन स्टेट्स। अब स्टेट्स के नाम लिख दो, रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, ठीक है, इन स्टेट्स का अपने नाम लिख दी, किस स्टेट्स के बीच में ये अपने। फिर स्टॉप करके अब ये देखिए पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लिखिए, तो इट हैज पोटेंशियल, इट हैज रीजनल है, ये उन्होंने बता दिया, इट हैज पोटेंशियल टू चेंज वर्ल्ड ऑर्डर, है ना, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर, टू चेंज वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली समझ में आ रहा। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, रीजनल है, ये अपने बता, बट इट हैज पोटेंशियल टू चेंज वर्ल्ड ऑर्डर, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चेंज कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया क्या अपन ने इसके अंदर बता दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन में अपन ने सब कुछ नहीं डाल दिया कि 9 डैश लाइन भी डाल दे चाइना का, ये अभी हमने कुछ नहीं बताया, बस इंट्रोडक्शन में ये बताया कि भाई ये इंट्रोडक्शन है, कि ये इंट्रोड्यूस कर दिया हमने कि ये इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दिया। कोई डाउट इसके अंदर? कितने वर्ड का हुआ सर? 40 भी वर्ड नहीं हुए तो? हाँ बिल्कुल सब कुछ आ गया, पर सर इसको मैं पढ़ू ना सर तो यह आ जाएगा साउथ चाइना सी टेरिटोरी डिस्प्यूट, तो साउथ चाइना, व्हाट इज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, इस तरह से कुछ पूछा होगा, ठीक है। और इसके अंदर फ्यूचर इंप्लीकेशन भी पूछा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा रखा है कि इसके पास फ्यूचर पोटेंशियल पूछा होगा, क्योंकि इसमें लिख रखा है पोटेंशियल है चेंज करने का वर्ल्ड ऑर्डर। अगर तुम सिर्फ ये डेफिनेशन लिख दोगे तो भी थोड़ा सा आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कहने का मतलब यह है कि जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब फ्यूचर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस कहां तक जा सकता है, मैंने आपको बताया था साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है ना, बहुत सारी चीजें होंगी, साउथ चाइना डिस्प्यूट के कारण बहुत सारी चीजें हुई, आपको याद हो तो। सबसे पहला ये है, अच्छा पहले अब बॉडी पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना इसको। तो बॉडी पार्ट का क्या कहेंगे कि चाइना इन 2009, ठीक है 2009 की बात है, कि प्रेजेंटेड 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट, डैश लाइन कॉन्सेप्ट है ना, 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, कॉमा लगा के लिखो, स्ट्रेचेस hundreds of kilometer south and east of Hainan Island, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसने क्लेम करा 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट जीएस के अंदर, ठीक है, चाइना असर्ट करा, असर्ट मतलब फोर्सफुली जो करते हैं ना असर्ट, और यूनिलेटरली असर्ट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यूनिलेटरली असर्ट टेरिटोरियल क्लेम अंडर 9 डैश लाइन, ठीक है, अंडर 9 डैश लाइन, एंड बाय स्टेटिंग दैट, क्यों क्या इसने दिया, बाय स्टेटिंग दैट it comes 2000 year ago it comes under what under Chinese सिविलाइजेशन या चाइनीज टेरिटरी। समझ में आ गया? 40 वर्ड सर हमने इंट्रोडक्शन में यूज कर लिए, ठीक है, यहां पर हमने सर अगेन 40 वर्ड जो होंगे वो इसके अंदर यूज कर लिए हमने, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि इसके अंदर लिखेंगे फिर क्या हुआ, इन दिस डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट के अंदर क्या हुआ, इन दिस डिस्प्यूट चाइना रिजेक्टेड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग्स, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग को इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड आल्सो एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन इन साउथ चाइना सी, ठीक है, ये अब लिख दिया। अब अपन को क्या लिखना है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा सर, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, सबको मैंने पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बनाकर दिया है इसके अंदर, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस सब खोलकर देख लो, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा है। सबसे पहला पॉइंट होगा ब्लो टू इंटरनेशनलिज्म। अब इसमें बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, तो सिर्फ पॉइंट्स लिखो, ब्लो टू इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म का मतलब क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड की रूल्स एंड रेगुलेशन मानना, है ना, वो तो उसके ऊपर तो ब्लो कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड क्या हम देखेंगे, क्लोजर
या फिर सेकंड लिखिए फॉर्मेशन ऑफ, या फिर सेकंड पॉइंट ऐसे लिखें कि यूएसए सिक्योरिटी अश्योरेंस among Southeast Asian nations become delusionary. इसलिए क्या करेगा यूएसए, यूएसए विल फॉर्म वेरियस ग्रुप्स, जैसे ऑकस ग्रुप बना देगा, क्वाड ग्रुप बना देगा, है ना। ये भी इसके बाद ही बने ना, क्वाड और ऑकस ग्रुप को रिवाइव कर देगा, क्वाड को और ऑकस ग्रुप बना देगा। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, 14 आप पॉइंट लिख सकते हैं। क्लोजर इंडो यूएस रिलेशनशिप, ठीक है, क्लोजर जापान इंडिया रिलेशनशिप, एशिया पिवट पॉलिसी, ठीक है, जापान के अंदर आप लिख सकते हैं सिविल न्यूक्लियर डील, बहुत सारे लिख ले। मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन, ये एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है कि मिलिट्री जो होंगे, मिलिटराइजेशन होगा, पूरा का पूरा इंडियन ओशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इंडियाज असर्शंस टुवर्ड्स व्हाट स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस, ठीक है, न्यू मैरीटाइम डॉक्ट्रिन ऑफ 2015, वो लिख देंगे। समझ में आ रहा है? टू साइडेड स्ट्रैप विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ये सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ठीक है, कि अल्टरनेट सप्लाई ग्रुप्स फॉर्म होंगे, जैसे कि अल्टरनेट सप्लाई ग्रुप फॉर्म हुए, है ना, कि सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव्स, आईपीईएफ, ये सब चीजें फॉर्म होंगे, न्यू मैरीटाइम, ये सब चीजें पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है। आने वाले समय में ये चीजें होंगी और ये हो रही हैं, कुछ चीज हो रही है, कुछ चीज और ज्यादा स्ट्रांग होंगी और मोर ग्रुपिंग्स बनेंगी, ज्यादा इस तरह से होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें होंगी। अब ये जो है ना, देखो अब इसमें है ना, देखो अब इसमें ऐसा अपन ये अप्रोच नहीं अपनाएंगे। ये बॉडी पार्ट सबको कंप्लीट है, क्लियर है? बॉडी पार्ट, यस दीप्ति प्लीज। सर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल थ्रेट टू वर्ल्ड लिख देंगे, वहां पे जो भी वो एरिया में जो भी है वो लिख देंगे, और एक सबहेडिंग बनाएंगे कि इंडिया का कंसर्न क्या है, स्पेसिफिकली इंडिया को क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल, साउथ अभी चाइना सी से। कंक्लूजन में लिख रहे थे अपन, कंक्लूजन के अंदर। अच्छा, तो नहीं मैं एक्चुअली ऐसे बोलूं क्या? हाँ बोलो प्लीज प्लीज दीप्ति प्लीज। मतलब मेरा ये कहना था, पोटेंशियल थ्रेट में वर्ल्ड का थ्रेट लिखेंगे, स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी एरिया का, और उसके बाद में इंडिया का कंसर्न लिखेंगे। बिल्कुल जैसे लिख सकते हो, कि हाँ अलग से भी लिख सकते हो। हमारा 55% ट्रेड उसी एरिया से होता है, जापान साउथ कोरिया वगैरह से, करेक्ट है। और हमको इंडो पैसिफिक का भी इशू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड कुछ लिख सकते हैं हम लोग कि हमको कैसे टैकल करना चाहिए बाय डिप्लोमेटिक, ये सब करके। हाँ। और फिर लास्ट में फ्यूचरिस्टिक ये वाला कि ये एरिया, मतलब ये एरा वार का नहीं है, सब कुछ रिसोर्सेज को इसमें यूटिलाइज, ये जो है ना, इसके अंदर वार हो भी नहीं रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये मैं बता रहा था, बट पॉसिबल है ना वहाँ पे। अभी मैं बताता हूँ, इसके अंदर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक ये चीज? हाँ हाँ हाँ। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर वार से ज्यादा अपने पास क्या है कि एक और चीज है, ठीक है। अब देखो, जब चाइना और यूएसए उधर लड़ रहा है, ठीक है, वो यूएसएसआर वाला पॉइंट है, राइट, तो उसमें तो बिल्कुल वार की स्थिति आ गई, क्योंकि वहां पे भी वार था, राइट। यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, अपन ने ये सब चीजें बता दी, राइट। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि जो चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के साथ हमारा रिलेशन भी आप देखेंगे, चाइना ने जबरदस्ती वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करी, वहां पर तो दोनों की गलती है, चाइना और यूएसए की दोनों की गलती है, दोनों को समझाने की जरूरत है, पर वहां तो यूनिलेटरल करा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर होना चाहिए कि चाइना शुड अंडरस्टैंड दैट इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। एंड एज इंडिया इज ऑल्सो हैविंग थ्रेट विद चाइना इन द इंडियन ओशन, है ना, और नेक्स्ट टारगेट ऑफ चाइना कैन बी इंडियन ओशन। इंट्रोडक्शन वो कंक्लूजन में लिख रहे हैं, इंडिया शुड फाइंड दिस एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इट्स मैरीटाइम बेसिस, ठीक है, मैरीटाइम डायमेंशंस, एंड शुड gain from this geopolitical situation by providing world as a alternative supply chain provider, ठीक है, alternate supply chain provider बनकर ये बन सकता है, and by developing itself with the help of what, with the help of coordination and by multidimensionally grow coordinations to secure its economic as well as political interest। इस तरह से आंसर जाएगा, कंक्लूजन जाएगा। दीप्ति। हाँ मैं एक्चुअली इसको लिखा हूँ, बट इसको वे फॉरवर्ड में लिख दिया। हाँ
इस चीज का इस तरह से कंक्लूजन आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमको ये नहीं देखो, हमको इसके अंदर ये है कि चाइना की गलती है, चाइना को सुधरना चाहिए और इंडिया को इस वक्त अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए इसको, और हमको क्योंकि चाइना के खिलाफ पूरा वर्ल्ड हो गया तो हमको एक अल्टरनेट बनना चाहिए चाइना का। ये भी आपको ऑप्टिमिज्म दिखाना पड़ेगा, इस तरह का ऑप्टिमिस्टिक। हमें अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अल्टरनेटिव दिखाना चाहिए जो लोग पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर उनको एक अल्टरनेटिव बनकर उभरना चाहिए कि देखो चाइना तो खराब आदमी है, भारत वैसा है, और हमको अपना पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना चाहिए इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए। करेक्ट है? यस, अभिषेक वांट टू आस्क समथिंग? अभिषेक? नहीं सर क्लियर है। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सर लास्ट वाला तो मेन था यार। एक बात तुमको मैंने समझाई हुई है सबको पहले भी कि जब भी बोलो ना थोड़ा हाथ ऊपर करके बोला करो, है ना, रेज योर हैंड। ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं, बार बार में इस तरह से डिस्टर्बेंस है ना। अब मैं भूल गया मेरे को आगे क्या बोला। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। हाँ प्लीज दीप्ति प्लीज। सर लास्ट वाला क्वेश्चन तो मतलब अच्छा था, उसको डिस्कस करना था। हाँ, इसको कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्यों आज मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ तो थोड़ा सा मेरा इस तरह हो रहा है ना। कल डिस्कस कर लेते हैं अपन। ओके सर, ठीक है दीप्ति। हाँ, इसको करेंगे डिस्कस, ऑब्वियसली कल डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग में आते ही पहले डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बट ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यस, वैशाली प्लीज, वैशाली। सर पर्सनली कॉल करके एक बार कंसर्न अपना सर बात कर सकते हैं ना। हाँ, पर वो कल करना, अभी मैं सोऊंगा जाकर सीधे, ठीक है। कल कर लेना आप, है ना। कल कभी भी मतलब कभी की भी आप कर लेना। यस अमन प्लीज। थैंक यू सर। हमारी नोटबुक सर को हाँ, आपकी नोटबुक अर्ली मॉर्निंग में आपको दे दी जाएगी, है ना। ओके सर, ठीक है। बिफोर 9 AM या फिर बिफोर 12 आपको दे दी जाएगी अमन, सभी बच्चों को जिसका। अभिषेक और कुछ पूछ रहे थे? अभिषेक प्लीज। नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहे थे। नहीं। एनीथिंग एल्स? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपकी पूरी जेएस पेपर के अंदर काम आएगी। ये थोड़ा सा अलग, ऐसे राइटिंग का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, वो भी मैं तुमको इस कोर्स के अंदर करवाऊंगा ना। ऐसे राइटिंग में भी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस वन। बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो भी वो होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो भी आपका टेस्ट होगा उसके अंदर ये चीजें, ये गलतियां नहीं करनी है आपको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।